चलिए, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी, आई थिंक सो। यस सर। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बस आपको समझते जाना है चीज़ों को। एक मिनट, जरा खुलने में टाइम लेता है ये। देखो बेटा, एविडेंसेस पढ़ाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। एविडेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सर सबूत। 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 हाँ, ये इसको बोलते हैं सबूत, प्रमाण। कैसे पता लगा कि इवोल्यूशन हुआ था? तो कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जिनसे हमको पता लगा कि ऐसे ऐसे इवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें चार तरीके के एविडेंसेस पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है सबसे पहले पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। कौन से पढ़ने हैं? बोलते जाइए तभी सीखेंगे। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल हाँ, एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर हम पढ़ेंगे फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटो वर्ड जो आता है वो फॉसिल्स के लिए आता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटमी एंड मार्फोलॉजी। यानी कंपैरेटिव एनाटमी और मार्फोलॉजी से जो जो एविडेंसेस हैं वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? उसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। होमोलोगस ऑर्गन। सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनालोगस ऑर्गन के बारे में। एनालोगस ऑर्गन। थर्ड नंबर पे हम यहाँ पर पढ़ेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। वेस्टिजियल ऑर्गन। फोर्थ नंबर पे हम यहाँ पर पढ़ेंगे एटाविज्म करेक्टर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एटाविज्म करेक्टर्स। और सबसे लास्ट, हाँ, और सबसे लास्ट में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक। आप जानते हो इसमें कहाँ पर गलती होती है? यहाँ पे मेन खेल है एग्जाम्पल्स का। कई बच्चे एग्जाम्पल ही याद नहीं कर पाते, तो आपको एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखने हैं कि कौन सा एग्जाम्पल होमोलोगस ऑर्गन का है, कौन सा एनालॉगस का, कौन सा वेस्टिजियल का, कौन सा एटाविज्म का। याद कर लेंगे सब लोग, इसका एक चार्ट बनाएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो हम Yes, पढ़ेंगे sir. एविडेंसेस, वो पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जो हमारी एम्ब्रियोलॉजी की, जब हम स्टडी करते हैं, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को देखा जाता है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनका हमारे अंदर कोई यूज नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपीयर होते हैं। क्यों होते हैं अपीयर? इसका मतलब वो हमारी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर है उनकी हिस्ट्री को रिपीट करते हैं कि हमारे एंसेस्टर में वो ऑर्गन थे, लेकिन धीरे धीरे उनका यूज कम हो गया तो वो डीजनरेट हो गए। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और इसके बाद जो हम यहाँ पे, अच्छा, अर्नेस्ट एमोलॉजिकल एविडेंस में एक बहुत जबरदस्त हम लॉ पढ़ेंगे, जिस लॉ का नाम है बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ जो कि अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, इसका आगे बताएंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस। बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस। ठीक है, और बायो जियोग्राफिकल एविडेंसेस के अंदर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ेंगे? Distribution. डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे पढ़ोगे। एक पढ़ोगे डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, और एक पढ़ोगे आप यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। कौन से एविडेंस से स्टार्ट कर रहे हैं?
Paleontological evidences ठीक है, means तो fossils का. हाँ फॉसिल्स, तो ये चार लिखे हैं: पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंसेस एंड बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। सबसे पहले पैलेंटोलॉजिकल स्टार्ट करते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो बेटा सबसे पहले एक बात है कि व्हाट इज पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी क्या होती है? तो बेटा देखो, पैलेंटो वर्ड आता है फॉसिल्स के लिए, और लॉजी, LOGY, लॉजी आता है स्टडी, यानी कि Study. स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। क्लियर? पैलेंटोलॉजी। अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या है? देखो बेटा, जब दो रॉक्स के बीच में, रॉक का मतलब होता है चट्टान, जब दो रॉक्स के बीच में कोई प्लांट्स या एनिमल दब जाए, ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स के जो बॉडी के हार्ड पार्ट हैं, बॉडी के हार्ड पार्ट जैसे बोन्स हैं, ठीक है, जैसे कार्टिलेज हैं, ठीक है, जैसे शेल है, ठीक है, ये जैसे स्केल्स हैं, ठीक है, तो ठीक है, और प्लांट्स की बात करें तो वुड है, तो जो हार्ड पार्ट है तो बेटा वो तो प्रिजर्व हो जाते हैं, और बाकी जितना भी सॉफ्ट पार्ट होता है बॉडी का वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है बैक्टीरिया से। तो जो हार्ड पार्ट टू रॉक्स के बीच में प्रिजर्व हो जाता है उसको हम नाम देते हैं फॉसिल्स। क्या नाम देते हैं? फॉसिल्स। Fossils. तो फॉसिल्स में, एनिमल्स में बताओ क्या क्या प्रिजर्व होगा? बोन्स, टीथ, बोन्स। Bones, teeth, shell. हाँ टीथ, शेल, स्केल्स शेल। एटसेट्रा, है ना? और प्लांट्स में बेटा क्या प्रिजर्व होगा? वुड, लकड़ी, वुड। Wood. ठीक है, हाँ, और Pollen बाकी, grain भी. हाँ ठीक है, और बाकी जितना भी सॉफ्टेस्ट पार्ट है प्लांट का वो सारा क्या हो जाएगा? डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हजारों लाखों साल बाद जब हम उस चट्टान को, जब हम खुदाई करेंगे तो चट्टान के बीच में हमें वो फॉसिल्स मिलेगा प्रिजर्व। जब हम उसकी बोन की डेंसिटी और उसकी कार्बन डेटिंग मेथड से जब हम उसकी स्टडी करेंगे तब हमको पता लगेगा ये किस टाइम का फॉसिल्स है। और जब हमें वो फॉसिल्स मिल जाएगा तो उस फॉसिल्स को देख के हमें पता लग जाएगा कि उस समय एनिमल्स कैसे थे और आज के तारीख में एनिमल्स कैसे हैं, यानी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसीलिए फॉसिल्स को कहा जाता है डायरेक्ट एंसेस्टर, सॉरी डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? Direct evidence of evolution. हाँ, डायरेक्ट एविडेंस क्यों कहा? क्योंकि बेटा एक बार बताओ, आप देखकर ज्यादा अच्छा अनुमान लगा पाओगे या सोचकर ज्यादा अच्छा अनुमान लगा पाओगे? देखकर। तो, तो फॉसिल्स देखकर. आपके सामने रखे हुए हैं, तो फॉसिल्स को देख के आप साक्षात आइडिया लगा सकते हो कि आज की तारीख में हमारे अंदर ये चेंजेस हुए हैं, पहले ही ये थे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपसे पूछें कि डायरेक्ट इवोल्यूशन, डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन किसको कहा जाता है, तो आप किस पे टिक लगाएंगे? फॉसिल्स। तो फॉसिल्स के देखिए, Fossils. हाँ, तो फॉसिल्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड remains of hard parts of the organism like plants and animals etc, like bones, teeth, shell, wood etc in the rocks is called fossils, and fossils are the direct evidences of evolution। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलिए अब करते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो अलग अलग स्टेप में हम फॉसिल्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले करेंगे स्टडी नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स इन अर्ली रॉक। सेकंड स्टडी हम सेकंड हेडिंग लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन सक्सेसिव स्टेटा। और थर्ड लेंगे डिस्पैरिटी बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, तो 3 हेडिंग में हम फॉसिल्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है बेटा, जल्दी बताएं। नंबर एंड नेचर ऑफ Number and nature of नेचर fossils फॉसिल्स in अर्ली early rock. अर्ली रॉक। ठीक है, एक मिनट। दिख रहा है सबको, आगे सबके सामने। सबसे पहले अर्थ पे फिश थी, फिश से एम्फीबियंस बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, और रेप्टाइल से फिर एव्स और मैमल्स बने। ऐसे ही तो इवोल्यूशन हुआ है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। लेकिन पता कैसे लगा कि ये इवोल्यूशन की जो सीरीज है वो यही है? वो पढ़ा, कैसे पता लगा? वो पता लगा हमें खुदाई से। कैसे? इधर देखिए, देखो बेटा, ये रॉक की लेयर्स हैं। जैसे ये एक रॉक है, फर्स्ट रॉक है,
इस रॉक के ऊपर एक दूसरी रॉक है, सेकंड रॉक, थर्ड रॉक, फिर फोर्थ रॉक, फिर फिफ्थ रॉक, फिर सिक्स रॉक, ऐसे एक दूसरे के ऊपर वो सेडिमेंट करती जा रही हैं। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर की रॉक होगी उसे क्या बोलोगे आप? अपर रॉक, या उसको upper बोलोगे rock. रिसेंट, upper rock, या उसे बोलोगे रिसेंट रॉक या मॉडर्न रॉक, राइट? बोलो हाँ या ना। Yes sir. और जो सबसे नीचे की तरफ रॉक होगी उसको आप रॉक या लोअर रॉक, अरे बोलिए हाँ या ना। Yes yes sir. sir, क्यों? क्यों ओल्ड रॉक कहा? तो ये जो ओल्ड रॉक है ये ओल्ड टाइम को बता रही है, क्योंकि ओल्ड टाइम में तो सबसे नीचे दब गया, और जो सबसे ऊपर होगी वो रिसेंट टाइम को बता रही है। बोलो हाँ या ना। Yes sir. ठीक है, और ये जो रॉक की लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर जो सेडिमेंट कर रही हैं, जो लेयर लेयर है, रॉक लेयर, इनको कहा जाता है सक्सेसिव स्ट्रेटा। क्या कहा जाता है इनको? Successive strata. सक्सेसिव स्ट्रेटा। ठीक है, तो अब आप एक बार बताओ, जो अर्ली रॉक हैं उनमें नंबर ऑफ फॉसिल्स कम होंगे या ज्यादा होंगे? बोलो। Come. कम होंगे। कम क्यों? होंगे, क्यों? इधर देखिए, जो अर्ली रॉक है, अर्ली रॉक या अर्ली ओल्ड टाइम था, ओल्ड टाइम में जो एटमॉस्फेयर था वो नेचर में कैसा था? रिड्यूसिंग था। कैसा नेचर में था? Reducing. रिड्यूसिंग। और कैसा था? सिंपल था। और कैसा था? कांस्टेंट था। ज्यादा चेंजेस एनवायरनमेंट में हो नहीं रहे थे। अरे बोलिए, तो जब एनवायरनमेंट में चेंज नहीं हो रहे Yes थे, sir. ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म थे उनका नंबर क्या था? कांस्टेंट था। और ऑर्गेनिज्म में कोई स्ट्रगल नहीं था। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी कम थी, तो नंबर ऑफ फॉसिल्स भी क्या होंगे? कम होंगे, लेस Come. होंगे। बोलो हाँ या ना। और उनकी Yes sir. बॉडी, और बॉडी फॉर्म कैसी होगी उनकी? सिंपल होगी। क्यों Simple. सिंपल? सिंपल बॉडी फॉर्म थी क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था वो स्टेबल था। क्योंकि बॉडी फॉर्म में कॉम्प्लेक्सिटी तो तभी डेवलप होगी ना जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे, क्योंकि उससे फिर Yes एडेप्टेशन sir. करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि उस समय एटमॉस्फेयर कांस्टेंट था तो बॉडी फॉर्म कैसी थी? सिंपल थी। और नंबर ऑफ फॉसिल्स क्या थे? लेस थे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज कम थी। बोलो हाँ या ना। Yes sir. लेकिन yes sir, लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्न टाइम की तरफ बढ़े, यानी कि रिसेंट टाइम की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर में क्या आने लगता है? चेंजेस आने लगता है। क्या आने लगता है? Change. चेंज। तो जब एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा तो आप ये बताइए, एटमॉस्फेयर में चेंज आएगा तो एनिमल्स की नेचर में भी चेंज आएगा। बोलो हाँ या ना। Yes yes sir. sir, ठीक है, तो अब एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे वो तो सरवाइव करेंगे, जो ढलेंगे नहीं वो मर जाएंगे। ऐसा चेंज आएगा नहीं आएगा? yes sir, Yes sir. अब क्या है कि एटमॉस्फेयर अलग अलग था, तो बेटा डाइवर्सिटी जो एनिमल्स की थी वो भी बढ़ेगी, और नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या होंगी? ज्यादा बनने लगेंगी। क्यों? क्योंकि कुछ एनिमल्स पानी में चले जाएंगे, कुछ हवा में चले जाएंगे, कुछ लैंड में चले जाएंगे। ठीक है, जैसा उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो नंबर ऑफ स्पीसीज है बढ़ेंगी घटेंगी? बढ़ेंगे, बढ़ेंगी. बढ़ेंगी। और डाइवर्सिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। increase, क्लियर है? इसका Increase. मतलब, इसका मतलब अगर आज है, ठीक है, तो आज की तारीख में आप जानते हो एटमॉस्फेयर कैसा है? ऑक्सीडेटिव है। ठीक है, कैसा है? ऑक्सीडेटिव Yes है। sir. ठीक है, Oxidative. और oxidative, और कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। और कैसा है? नॉट कांस्टेंट। complex, और कांस्टेंट नहीं है, बदलता रहता है हमारा मौसम, एटमॉस्फेयर बदलता रहता है। बोलो यस या नो। yes Yes sir, sir. ठीक है, तो इस तरीके, तो इसीलिए आज की तारीख में कोई भी नई स्पीसीज नहीं बन सकती, क्योंकि जितनी स्पीसीज बननी थी बन गई, क्योंकि आज की तारीख में क्या है? ऑक्सीडेटिव, एक ऑक्सीडेटिव एटमॉस्फेयर है। अगर कोई भी नई स्पीसीज बनने की कोशिश करती है तो जो ऑक्सीडेटिव एटमॉस्फेयर है ये उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। बोलो यस या नो। Yes sir. ठीक है, तो आज की तारीख में जो रिसेंट रॉक की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ फॉसिल्स क्या मिलेंगी? ज्यादा मिलेंगी, मोर मिलेंगी, क्योंकि स्पीसीज बढ़ गई हैं। एंड बॉडी फॉर्म कैसे मिलेगी? कॉम्प्लेक्स। यानी कि अगर आप ओल्ड ओल्ड रॉक को देखें या ओल्ड टाइम की रॉक को देखें और रिसेंट रॉक की टाइम को देखें, तो ओल्ड रॉक में नंबर ऑफ फॉसिल्स लेस होते हैं, रिसेंट रॉक में नंबर ऑफ फॉसिल्स क्या होते हैं? मोर होते हैं। ओल्ड रॉक के अंदर बॉडी फॉर्म सिंपल होती है, और आज की तारीख में बॉडी फॉर्म कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। तो अगर कहीं पे खुदाई की जाए और हमें वहां पे फॉसिल्स मिल रहे हैं, अगर फॉसिल्स का नंबर बहुत ज्यादा है तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि वो रिसेंट रॉक है। अगर नंबर ऑफ फॉसिल्स कम है तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि ये जो रॉक है ये कैसी है? ओल्ड है।
ठीक है। Old. और अगर फॉसिल्स की बॉडी फॉर्म सिंपल है तब भी हमें पता लग जाता है कि ये ओल्ड है, ओल्ड रॉक है। और Old. अगर बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये रिसेंट रॉक है। तो इस तरीके Recent. से अनुमान लगा के हमको उस फॉसिल्स के बारे में पता लग जाता है कि ओल्ड फॉसिल है ये रिसेंट फॉसिल्स है। बोलो यस या नो। Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा आपको? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. अब Yes, क्या sir. है, जो सबसे नीचे की रोज रॉक थी वो एज, ठीक है। देखो अब एरा क्या है, एरा चेंजेस हुए थे, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम में चेंजेस आए थे। ठीक है, अभी क्या चेंजेस आए थे वो भी मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सुन लो। एजोइक एरा, ए का मतलब अब्सेंट, जोइक मतलब एनिमल, यानी कि वो एरा जब कोई भी अर्थ के ऊपर कोई भी एनिमल नहीं था, नो एनिमल प्रेजेंट, उस एरा को बोलते हैं एजोइक एरा। उसके बाद आया प्रोटीरोजोइक एरा, प्रोटीरो मतलब प्रिमिटिव, यानी कि इसमें प्रिमिटिव एनिमल्स आए, यानी कि इन्वर्टिब्रेट्स आए। और आपको पता है कि सबसे पहले जो एनिमल्स की ओरिजिन हुई थी वो सी के अंदर हुई थी, इसलिए मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स आए। कैसे इन्वर्टिब्रेट्स आए? In invertebrates. मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स आ गए। ठीक है। इसके बाद प्रोटीरोजोइक के बाद आया डेवोनियन पीरियड। कौन सा पीरियड आया? डेवोनियन पीरियड। ठीक है। डेवोनियन पीरियड में मैंने आप लोगों को बताया था, डेवोनियन पीरियड में क्या हुआ कि फिश डोमिनेंट हो चुकी थी। क्या फिश क्या डोमिनेंट हो गई थी? Fish. फिश डोमिनेंट। इसीलिए इसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ फॉसिल्स, क्योंकि अर्थ पे सबसे ज्यादा फिश थी, इसीलिए इसको बोला जाता है गोल्डन एज ऑफ फिश। ठीक है, मैंने पहले भी लिखवा रखा है। डेवोनियन पीरियड के बाद आया था कार्बोनिफेरस पीरियड। कौन सा पीरियड आया था? Carboniferous period. हाँ, सब लोग बोलो तभी सीखोगे। कौन सा पीरियड आया था? Carboniferous हाँ, period. कार्बोनिफेरस पीरियड। और कार्बोनिफेरस पीरियड में जो एम्फीबियंस थे वो डोमिनेंट हो गए थे, इसीलिए इसको कहा जाता है गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन, यानी कि इस समय अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फीबियंस का नंबर सबसे ज्यादा था। इसके बाद आया मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा में रेप्टाइल्स जो थे वो डोमिनेंट हो गए, इसीलिए इसको गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। और उसके बाद आया सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा जो होता है बेटा, इस समय बर्ड्स और मैमल्स डोमिनेंट हो गए, इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर हमने खुदाई करी और हमें जो है नंबर ऑफ फॉसिल्स सबसे ज्यादा फिश के मिल रहे हैं, इसका मतलब वो कौन से पीरियड की रॉक है? डेवोनियन। Devonian. Devonian. डेवोनियन पीरियड की। अगर हमें बहुत ज्यादा एम्फीबियंस के फॉसिल्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब किस टाइम की है? Carboniferous. कार्बोनिफेरस Carboniferous. पीरियड के। तो इस तरीके से अनुमान अनुमान लगा के हमें क्या है, रॉक का पता लग जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? नहीं ये पॉइंट Sir, era और period में difference क्या है? बेटा आगे आएगा, जूलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाएंगे, अभी इतना समझ लो। ठीक है, Okay, sir. इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलिए। तो देखो यहाँ लिखा है नंबर एंड नेचर ऑफ फॉसिल्स इन अर्ली रॉक। तो बताओ नंबर अर्ली अर्ली रॉक में ज्यादा होगा कम होगा? Come. कम होगा. और नेचर कैसी कम होगी? होगा. नेचर कैसी होगी फॉसिल्स की? सिंपल कॉम्प्लेक्स? Simple. सिंपल। Simple. Simple. तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो लिखा है द रॉक्स ऑफ अर्ली एरा, द रॉक्स ऑफ अर्ली एरा जैसे एग्जाम्पल प्रोटीरोजोइक कंटेन लेस नंबर ऑफ फॉसिल्स देन द रॉक ऑफ लेटर एरा एंड ओनली फॉसिल्स ऑफ सिंपल मैरीन इनवर्टिब्रेट्स आर प्रेजेंट इन दीज रॉक्स। क्लियर है सब लोगों को? कहने का मतलब ये है Yes, sir. कि जो अर्ली एरा की जो रॉक्स होंगी उनमें नंबर ऑफ फॉसिल्स क्या होंगी, कम होंगी देन लेटर एरा, उसके बाद के एरा से। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें नंबर ऑफ फॉसिल्स सपोज 10 है, कितनी है यहाँ पर? सपोज 10 है, 10 है, तो यहाँ पे कितनी होंगी? 15। यहाँ कितनी होंगी? 20। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे एरा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फॉसिल्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। नई बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। और चूंकि सबसे पहले जो हमें सबसे नीचे की रॉक में सबसे पहले मैरीन इनवर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स मिले थे, ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि लाइफ की ओरिजिन सी में हुई है या फ्रेश वाटर में हुई है। हाँ, और किस फॉर्म में हुई है? सिंपल Sea. फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में? Simple. हाँ, तो देखो यहाँ लिखा है Simple. ड्यू टू दिस फैक्ट दैट लाइफ फर्स्ट ओरिजिनेट इन सी एज ए सिंपल फॉर्म fossils were not in plenty in the beginning as they were in the later stage। बात समझ में आई? पुराने जो फॉसिल्स हमने देखे थे वो हमें ये उससे ये हमें आइडिया लगा कि लाइफ की ओरिजिन सबसे पहले सी में हुई है और वो सिंपल फॉर्म में थे, धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होते चले गए। क्लियर है सबको? Yes, sir.
हाँ, इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन सक्सेसिव स्ट्रेटा। सक्सेसिव स्ट्रेटा का मतलब रॉक लेयर्स, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जब जैसे सबसे पहले जो नीचे थे कोई एनिमल्स नहीं मिले, उसके ऊपर की रॉक में मैरीन इनवर्टिब्रेट्स मिले, उससे ऊपर फिश मिले, उससे ऊपर एम्फीबियंस मिले, उससे ऊपर रेप्टाइल। तो इससे हमें इसकी क्या पता एंसेस्ट्रल हिस्ट्री का पता लग गया कि पहले फिश की ओरिजिन हुई, फिश से फिर एम्फीबियन की ओरिजिन हुई, उससे रेप्टाइल्स, रेप्टाइल से मैमल्स और बर्ड्स की। अरे नई बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो देखो यहाँ लिखा है इट इंडिकेट्स दैट अर्ली फॉसिल्स प्रेजेंट इन द बॉटम रॉक। समझ में आया? यानी कि जो अर्ली फॉसिल्स है, यानी कि जो पुरानी फॉसिल्स हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? बॉटम पे प्रेजेंट होंगी। एंड कैसी होंगी वो? सिंपल, आर सिंपल, ठीक है। हाउ एवर द रिसेंट फॉसिल्स फाउंड इन अपर लेयर ऑफ रॉक, जबकि जो रिसेंट रॉक है, जो आज अभी की जस्ट बिल्कुल अभी की जो रॉक्स हैं, वो ऊपर मिलेंगी या नीचे मिलेंगी? ऊपर मिलेंगी। अपर रॉक्स में। ऊपर मिलेगी। हाँ, और वो कैसी होंगी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होंगी, ऊपर सिंपल फॉर्म में होंगी? Complex. कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आर मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि जो अर्ली जो अर्ली रॉक है उनमें सिंपल फॉसिल्स मिल रहे हैं, जो रिसेंट रॉक है वो अपर लेयर पे मिल रही है और वो मोर कॉम्प्लेक्स है। ये इस बात को बताता है कि सिंपल फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि इट शोज दैट फॉसिल्स फॉर्म बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एज वी प्रोसीड फ्रॉम अर्लीस्ट टू रिसेंट रॉक। यानी कि जैसे जैसे अर्लीस्ट रॉक यानी कि बॉटम से हम ऊपर की तरफ चलते हैं, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है घटी है? Body. बढ़ी है। क्लियर है? बोलो हाँ बेटा, बोलो बोलो Yes, जल्दी। sir. ठीक है, चलिए, ये सब मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से अगर अर्ली रॉक की हम बात करें तो अर्ली रॉक में सिंपल बॉडी फॉर्म मिलती हैं और नंबर ऑफ फॉसिल्स लेस होती हैं। रिसेंट रॉक की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी फॉर्म कॉम्प्लेक्स होती है और नंबर ऑफ फॉसिल्स भी क्या होते हैं? मोर होते हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर में चेंज देखें तो सबसे अर्लीस्ट जो एटमॉस्फेयर था वो सिंपल था और कांस्टेंट था, लेकिन जैसे जैसे हम अर्ली एटमॉस्फेयर से रिसेंट एटमॉस्फेयर की तरफ चले तो बेटा ये बताइए एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया और नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ी, और नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ी तो नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज भी बढ़ी, और नंबर ऑफ डाइवर्सिटी बढ़ी और बॉडी फॉर्म लगातार क्या होती गई? कॉम्प्लेक्स होती चली गई। नहीं बात समझ में आई आपको? Yes, sir. ठीक है, चलिए, अब आता है बेटा डिस्पैरिटी बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। डिस्पैरिटी का मतलब होता है एक तरह से डिफरेंस, कि आज प्रेजेंट लाइफ कैसी थी और पास्ट लाइफ कैसी थी, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस थे, किस तरीके की डिस्पैरिटी थी। तो बेटा क्या हुआ कि ज्यादातर जो फॉसिल्स हमको मिले हैं वो हमें केव्स में मिले हैं, गुफाओं में मिले हैं। ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर थे, ठीक है, यानी कि जो पास्ट लाइफ थी, जो पास्ट एंसेस्टर थे, वो कहाँ मिलते थे? ज्यादातर कहाँ रहते थे? बोलो। केव्स में। हाँ, केव्स में मिलते थे, गुफाओं में मिलते थे, ठीक है। और बेटा क्या था कि जो हमारे एंसेस्टर थे उनके कैनाइन बड़े लंबे लंबे थे, और वो कैनाइन लंबे उन्हीं के होते हैं कार्निवोरस एनिमल के। वो इस बात का इंडिकेट करते हैं कि वो कैसे थे नेचर में? कार्निवोरस इन नेचर थे, और उनका जो बिहेवियर था वो लाइक ए बीस्ट, एक जानवर की तरह बिहेवियर था। उनके बीच में कोई सोशल लाइफ नहीं थी, उनके बीच में कोई भी पापा मम्मी ब्रदर सिस्टर ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है। उनमें कोई सोशल एक दूसरे के सोशल रिलेशनशिप नहीं था, कोई सिविलाइजेशन नहीं था उनके अंदर, ठीक है। और वो एक दूसरे के साथ बीस्ट यानी कि जानवर की तरह बर्ताव करते थे, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। लेकिन Yes, आज sir. की तारीख में जस्ट अपोजिट हो चुका है। आज की तारीख में जो ह्यूमन है वो बीस्ट की तरह बिहेवियर नहीं करता, एक जानवर की तरह बिहेवियर नहीं करता, वो प्रॉपरली सिविलाइज्ड है, ठीक है। वो सिविलाइजेशन उसके अंदर डेवलप हो चुका है, सोशल लाइफ उसके अंदर डेवलप हो चुकी है, और वो नॉर्मल लाइफ जीता है, ठीक है, और वो कहीं भी रह सकता है। बात समझ में आ रही है? विग्रस लाइफ है उसकी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो वही चीज यस का सर। हमें फॉसिल से पता लगा। तो देखो यहाँ लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल्स स्टडी it has been shown that the early organisms were very different from modern organism, which the early man lived in the caves। यानी कि जो अर्ली मैन था वो कहाँ रहता था? केव्स में रहता था, without any without any social life and spent their life like a beast। beast का मतलब क्या होता है? जानवर, जानवर की तरह अपनी लाइफ को बिताता था। जानवर। बट मैन प्रोग्रेस्ड, धीरे धीरे मैन ने प्रोग्रेस किया
एंड मॉडर्न मैन बिकम सिविलाइज्ड, और आज का आदमी को क्या बोलेंगे मॉडर्न मैन, तो मॉडर्न मैन क्या हो चुका है, बिकम सिविलाइज्ड हो चुका है, एंड civilized. लीड्स ए विगरस लाइफ, और एक बहुत अच्छी लाइफ अपनी जीता है। बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए अगला जो लास्ट हेडिंग है फॉसिल्स का वो है मिसिंग लिंक और ट्रांजिशनल फॉर्म। मेरी बात आप समझिए, देखिए मिसिंग लिंक और मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक में डिफरेंस क्या है। देखिए बेटा, मिसिंग लिंक और कनेक्टिंग लिंक बोथ आर द सेम थिंग, वो दोनों ही सेम थिंग है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ आर्कियोप्टेरिक्स, इससे समझ में आएगा आपको। हमने कहा आर्कियोप्टेरिक्स, तो आर्कियोप्टेरिक्स मिसिंग लिंक है या कनेक्टिंग लिंक है? आर्कियोप्टेरिक्स मिसिंग लिंक है, ना कि कनेक्टिंग लिंक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? अब आप कहोगे So सर ये इसे connecting link तो कहते हैं. नहीं आया सर, ये क्लियर हुआ ये वाला बेटा point. मुझे तो बोलने दोगे जब, तो तभी तो समझा पाऊंगा। अभी पूरी बात कंप्लीट कंप्लीट नहीं हुई, तुम पहले परेशान हो गए। तुम पहले परेशान हो जाओ परेशान, पहले अपना दिल दुखाओ तुम। हो गए बेटा? बोलो हाँ सर परेशान हो गए। अरे बोलो, जब तक तुम So बोलोगे नहीं। start करो. नहीं नहीं, ये कहो हम परेशान हो गए। सर हम ऑलरेडी हाँ, ये ह्यूमन हम नेचर होती परेशान हो है, गए सर। ह्यूमन नेचर है ये। सामने वाला बता रहा है लेकिन सुनना नहीं है। ठीक है, कई लोग पता है क्या करते हैं, मैं एक बार बता रहा हूँ, कई लोग ना क्वेश्चन सुनने से पहले ही आंसर कर देते हैं, और वो उनका हमेशा आंसर रॉन्ग जाता है। थोड़ा पेशेंस रखो, मैं वही बात बताने जा रहा हूँ। मैंने तो खुद ही इस बात का जिक्र किया है, तो जिक्र किया है तो बताऊंगा ना, नहीं जिक्र करता तो क्यों बताता। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक में कोई डिफरेंस नहीं है खास, बोथ आर द सेम थिंग, लेकिन पहचानेंगे कैसे? देखिए, जैसे मैंने आर्कियोप्टेरिक्स कहा, मैंने कहा आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, सुनिएगा एक बार, आर्कियोप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। किसके बीच की करेक्टरिस्टिक कनेक्टिंग लिंक है? Birds and reptiles. बर्ड्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल्स। यानी कि इसके अंदर बर्ड्स के भी करेक्टर हैं, लेकिन और इसके अंदर रेप्टाइल्स के भी करेक्टर हैं। ठीक है, यानी कि दो ग्रुप के इसके अंदर करेक्टर है, तो इसको हमने कनेक्टिंग लिंक कहा। लेकिन हम इसको कनेक्टिंग लिंक ना कह के यहाँ पे मिसिंग लिंक है तो ज्यादा बेटर है। आप कहोगे आप ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स अब अर्थ पे नहीं है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो जब कोई एनिमल्स खत्म हो जाता है अर्थ से, ठीक है, तो तब उसे कनेक्टिंग लिंक ना कह के मिसिंग लिंक कहते हैं। और अगर वो एनिमल्स जो फॉसिल्स है आज जिंदा होता, ठीक है, आज जिंदा होता, तब हम उसको कनेक्टिंग लिंक कहेंगे, फिर हम उसे मिसिंग लिंक नहीं कहेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। Yes, sir. अभी भी नहीं आई? बेटा बोलो, आया या नहीं आया समझ में? आ गई आ सर, गया. आ गया सर। यस सर आया ठीक सर। है, हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर अगर आपसे पूछा जाए ना, ये क्वेश्चन बहुत आता है और बच्चे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि बुकों में भी कनेक्टिंग लिंक लिखा रहता है। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को आपको खत्म कैसे करना है, ये सुनिए। अगर आपसे पूछते हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स इज, नीचे ऑप्शन में आता है कनेक्टिंग लिंक और सेकंड ऑप्शन होता है मिसिंग लिंक, तो आप मिसिंग लिंक को प्रीफरेंस देंगे। लेकिन इन केस वहां पे मिसिंग लिंक नहीं लिखा हुआ है, तब आप प्रीफरेंस देंगे कनेक्टिंग लिंक को। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया हो किस तरीके से करना है फेस। Yes, sir. क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, हाँ, तो मिसिंग लिंक और ट्रांजिशनल फॉर्म, यानी कि मिसिंग लिंक इसलिए कहा क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स अब अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुका है, इसीलिए इसको मिसिंग लिंक कहा, कनेक्टिंग लिंक नहीं कहा। ठीक है, लेकिन अगर ये प्रेजेंट होता आज अर्थ पे, तो अब तब इसको हम नाम देते कनेक्टिंग लिंक, फिर इसे मिसिंग लिंक नहीं कहते। ठीक है, तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा है द फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म विच शो करेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप, यानी कि जब फॉसिल ऑर्गेनिज्म, फॉसिल क्यों कहा? क्योंकि अब अर्थ में नहीं है, तो फॉसिल ऑर्गेनिज्म के अंदर दो ग्रुप के करेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको नाम दिया जाता है मिसिंग लिंक। नहीं बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। जैसे मैंने आपसे कहा न्यू प्लाइना, तो न्यू प्लाइना क्या है? लिविंग फॉसिल्स है, लिविंग Living फॉसिल, fossil. कनेक्टिंग। हाँ, तो वो कनेक्टिंग लिंक कहोगे, वहां पे मिसिंग लिंक नहीं Connecting कहोगे। link. हाँ, वो कनेक्टिंग लिंक है। और किस किस के बीच की कनेक्टिंग लिंक है? वो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की। Annelida mollusk. हाँ, एनालिडा मोलस्का। हाँ, और लिविंग फॉसिल्स क्यों कहा? क्योंकि वो आज जिंदा है। लेकिन फॉसिल्स क्यों कहा? क्योंकि उसके यस सर। अंदर ओल्ड करेक्टर्स प्रेजेंट है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, चलिए इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। यस सर। तो बेटा मिसिंग लिंक का बेस्ट एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका। क्या नाम है पूरा? Archaeopteryx lithographica. लिथोग्राफिका। और ये एक एक्सटिंक्ट जुरासिक बर्ड है,
जब जुरासिक पीरियड था तो उस समय डायनासोर्स का नंबर सबसे ज्यादा अर्थ पे था। तो आपने तो आपने मूवी देखी होगी जुरासिक पार्क, उसमें बड़ी बड़ी बर्ड्स जो उड़ती थी वही थी आर्कियोप्टेरिस लिथोग्राफी का, डायनासोर्स की तरह दिखाई देती हैं। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट जुरासिक बर्ड है। और ये कहाँ पे फाउंड हुई थी? फाउंड इन क्रेटेशियस पीरियड ऑफ रॉक। किस पीरियड की थी ये? Cretaceous period. पीरियड ऑफ रॉक। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1861। इसको 1861 में डिस्कवर्ड किया गया था और साइंटिस्ट का नाम था एंड्रीज वैगनर। क्या नाम था? Andres Wagner. Andres हाँ। Wagner. और कहाँ से इसको डिस्कवर्ड किया गया था? लिथोग्राफिक क्वेरी ऑफ सोलनहॉफ, बवेरिया इन जर्मनी। कहाँ से किया गया था? Germany. पूरा नाम? Lithographic query of Lithographic query Solanoferro of Soloniferous in Germany. बेटा सही से in पढ़ो। Germany. अरे बेटा सही से पढ़ना, बच्चों की तरह पढ़ रहे हो। लिथोग्राफिक क्वेरी ऑफ सोलनहॉफ, सोलन सोलनहॉफन बवेरिया, Lithographic query of Solnhofen, सोलनहॉफन Bavaria, बवेरिया इन Germany. जर्मनी। ठीक है, फिर से पढ़ के सुनाओ। Lithographic Lithographic query query of of Solanofen, Bavaria Soloniferous. in Germany. सोलन फेरन नहीं है बेटा, सोलनहॉफन है। Solnhofen. हाँ, फिर से पढ़ के बताओ आप। एक ही आवाज में पढ़ना है। Lithographic query of Solnhofen, Bavaria हैफन in नहीं है Germany. बेटा, सोलन हैफन नहीं है, सोलनहॉफन है। फिर से पढ़ो, पढ़ो, चुप नहीं रहना है। मेरा Lithographic query of Solnhofen, Bavaria in Germany. बवेरी नहीं है बेटा, बवेरिया है। फिर से पढ़ो। Bavaria in Germany. हाँ, फिर से पढ़ो पूरा। Lithographic query of Solnhofen, Bavaria in Germany. जर्मनी। ठीक है, याद करना है इसको। और बेटा इसके बाद जब इसको Yes, डिस्कवर्ड sir. किया गया था तो इसके आर्कियोप्टेरिक्स के फॉसिल्स को किस म्यूजियम में रखा गया है? ब्रिटिश म्यूजियम में प्लेस किया गया है। किस में प्लेस किया गया है British बेटा? Museum. ब्रिटिश British म्यूजियम में प्लेस किया Museum. गया है। क्लियर है? और बेटा जो आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स डिस्प्लेड द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, सो कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक आल्सो। इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक भी कह देते हैं Connecting link भी के कहते अंदर। हैं. लेकिन अगर Yes, दोनों sir. में प्रेफरेंस की बात करें तो आप पहली प्रेफरेंस दोगे मिसिंग लिंक को, Missing link. देन दोगे कनेक्टिंग लिंक को। ठीक है, तो Connecting. आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं और बर्ड्स के भी कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. तो आपको सबसे पहले रेप्टिलियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स पढ़ना है कि रेप्टाइल्स के कैरेक्टर कौन कौन से थे, और उसके बाद पढ़ने हैं एवियन कैरेक्टर ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, यानी कि बर्ड के कैरेक्टर्स कौन कौन से थे। तो सबसे पहला कैरेक्टर जो रेप्टाइल्स का था इसके अंदर वो था द बॉडी एक्सिस इज मोर और लेस लिजार्ड लाइक। जैसे लिजार्ड होती है, जैसे छिपकली होती है, उसकी बॉडी एक्सिस होती है, इसी की तरीके से आर्कियोप्टेरिक्स की बॉडी एक्सिस होती है। ठीक है। सेकंड, ए लॉन्ग टेल इज प्रेजेंट। इसके पास एक लंबी सी टेल थी। ठीक है, और टेल हमेशा किसके पास होती है? रेप्टाइल्स के पास, यानी कि छिपकली। Reptiles. तो वो भी रेप्टिलियन कैरेक्टर हो गया। अगला, द बोन्स आर नॉट न्यूमेटिक। देखो अगर ये बर्ड होती तो इसकी बोन्स कैसी होनी चाहिए थी? न्यूमेटिक बोन होनी चाहिए थी, Pneumatic एयर से bone. प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन इसकी Yes, जो sir. बोन्स थी वो सॉलिड थी, न्यूमेटिक नहीं थी। इसका मतलब ये भी रेप्टिलियन कैरेक्टर है। बोलो हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगला, द जॉ आर प्रोवाइडेड विद सिमिलर टीथ। इसके जॉ के अंदर टीथ थे, जबकि आप लोग जानते हो कि बर्ड के अंदर जो बीक होती है उसमें टीथ नहीं होते। लेकिन Yes. इसके जो जॉ थे या बीक थी उसके अंदर टीथ प्रेजेंट थे। किसका करेक्टर है? रेप्टिलियन करेक्टर है। ठीक है। Reptilian. अगला है प्रेजेंस ऑफ वीक स्टर्नम। इसकी जो स्टर्नम थी वो वीक थी, क्योंकि जो रेप्टाइल्स है उनकी भी स्टर्नम वीक होती है, इसीलिए वो इस तरीके से लहरा के चलते हैं, क्राउलिंग और क्रीपिंग करते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं ना रेप्टाइल्स। सांप को दिखा होगा चलते हुए। ठीक है, तो जब ये उड़ती है तो ये भी ऐसे उड़ती थी, ऐसे उड़ती थी। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्टर्नम थी वो वीक थी, वो भी रेप्टिलियन करेक्टर है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अगला है प्रेजेंस ऑफ फ्री कॉर्डल वर्टिब्री। आप लोगों ने देखा होगा छिपकली की पूंछ ऐसे ऐसे हिलती रहती है, ये सांप की पूंछ। Yes, sir. बॉडी सीधी रहेगी लेकिन पूंछ हिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो कॉर्डल वर्टिब्री होती हैं, जो टेल वर्टिब्री होती हैं, वो कैसी होती हैं? फ्री होती हैं बॉडी एक्सिस से, इसीलिए वो हिलती रहती हैं। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. ठीक इसी Yes. तरीके से Yes, इनके sir. पास भी फ्री कॉर्डल वर्टिब्री थी। द हैंड बियर्स टिपिकल रेप्टिलियन प्लान एंड ईच फिंगर टर्मिनेट इन ए क्लॉज। इनकी जो फिंगर थी उनमें बड़े बड़े पंजे थे।
बड़े बड़े पंजे थे तो ऑब्वियस सी बात है वो भी किसका करेक्टर है, रेप्टिलियन करेक्टर है। तो Reptilian. ये सारे के Reptile. सारे इसके अंदर रेप्टिलियन करेक्टर्स थे। क्लियर है सबको? Yes. बोलो। Yes, sir. अब आता है बर्ड करेक्टर क्या थे। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ फेदर ऑन द, Feather. इसकी बॉडी के ऊपर फेदर्स थे यानी कि विंग्स प्रेजेंट थे जिनसे उड़ता था। और इसके पास 4 लिम्स थे, जो 1 पेयर 4 लिम्स थे, आगे के जो पैर थे जैसे बर्ड्स के अंदर वो मॉडिफाइड विंग्स में हो जाते हैं, ऐसे ही इनके भी 4 लिम्स किस में मॉडिफाई हो गए थे, विंग्स में। Wings. विंग्स। Wings में. एंड बोथ जॉ मॉडिफाइड इनटू बीक, और दोनों जॉ जो है ने बीक बना ली थी, चोंच बना ली थी जैसे बर्ड में होती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. और आप लोगों ने देखा होगा कि बर्ड्स में जो 4 लिम्ब होते हैं 1 पेयर आगे के, वो तो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हाइंड लिम्स जो होते हैं उन पे स्केल्स होते हैं और वो चलने में हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, बताया था। Yes, Yes, sir. sir. सेम इसी तरीके से इनमें होता है। हाइंड लिम्स आर बिल्ट ऑन द टिपिकल एवियन प्लेन। टिपिकल, ये प्लांट लिख दिया बच्चे ने, प्लान होता है, ठीक है ना। यानी कि हाइंड लिम्स, जैसे हाइंड लिम्स बर्ड में होते हैं सेम उस तरीके से ये भी थे, ये पिछले पैरों पे चलते थे। और इनके अंदर फ्यूज्ड स्कल बोन्स प्रेजेंट थी। कैसी बोन प्रेजेंट थी स्कल में? कैसी? Fused skull. फ्यूज्ड स्कल बोन्स। और फ्यूज्ड स्कल बोन्स और केवल बर्ड में मिलती हैं। तो ये सारे करेक्टर्स जो हैं बर्ड के करेक्टर्स थे। तो इसीलिए इनको कहा गया मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एप्स। बात समझ में आई या नहीं आया आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. आगे sir. ठीक है, चलिए अब मैं एक बार फोटो दिखा देता हूँ आपको आर्कियोप्टेरिक्स का, तो आपको थोड़ा सा मजा सा आ जाएगा अंदर से। Sir. हाँ, जैसे वो छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वापस रिजनरेट हो जाती है, वैसे इसकी होती है क्या? बेटा इसकी छिपकली की इसकी पूंछ काट के नहीं देखी ना, क्योंकि उस समय जिंदा ही नहीं था। अच्छा जी. करेक्टर्स देख सकते हैं ना। हाँ, ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आर्कियोप्टेरिक्स। Archaeopteryx. ठीक है, इसकी अगर बॉडी एक्सिस देखें तो ये देखिए, दिख रहा है। इसमें देखो टेल है, दिख रही होगी आपको, वीक स्टर्नम है, ठीक है ना, ये सब। ये देखो क्लॉज दिखाई दे रहे हैं, है ना। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलिए चलिए अब बात करते हैं जूलॉजिकल टाइम स्केल की। किसकी बात करते हैं? Geological time scale. Geological हाँ। time scale. हाँ, तो बेटा अभी आप लोग पूछ रहे थे कि एरा और पीरियड में क्या डिफरेंस है, अब आपको समझ में आएगा। जूलॉजिकल टाइम स्केल की अगर हम बात करें तो ये मैंने एक चार्ट बनवाया था बच्चों को। बेटा देखो, इसमें 4 कॉलम में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है, ये फोर्थ कॉलम हो गया, और ये फिफ्थ कॉलम हो गया। दिख रहा है सबको? तो बेटा पहले कॉलम में हमने रखा एरा को। किसको रखा? एरा। क्या रखा बेटा, जल्दी बोलो। Era. एरा। Era. हाँ, फिर एरा बेटा डिवाइड हो जाते हैं पीरियड्स में। किस में डिवाइड हो जाते हैं? पीरियड्स में। Periods फिर में. पीरियड्स डिवाइड हो जाते हैं इपोच में। किस में डिवाइड हो जाते हैं? Epoch. इपोच। Epoch. ठीक है, तो यानी कि पहले सबसे बड़ी जो यूनिट है वो एरा है टाइम की, उसके बाद पीरियड्स में डिवाइड हुआ, पीरियड्स इपोच में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और इपोच से छोटी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने लिया एज। एज लिया हमने मिलियन ऑफ ईयर्स में। कितने में लिया? Millions of years. हाँ, Million of years. ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने देखे फीचर्स, एनिमल के फीचर और प्लांट के Features. फीचर्स की क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो बेटा आज की तारीख में जो चल रहा है, जो सबसे रिसेंट जो आज की तारीख में जो चल रहा है एरा, उसका नाम है सीनोजोइक एरा। क्या नाम है? Cenozoic. हाँ, जिसको हम एज ऑफ Cenozoic. मैमल्स कहते हैं, एज ऑफ मैमल्स कहते हैं। तो आप ये बताइए, ये आप पुराने टाइम से आज तक का पढ़ोगे या आज से पुराने टाइम का ऐसे चलोगे? इसको कैसे पुराने से आज. पुराने से आज तक. यस। तो इस जो इसके जो चार्ट है वो नीचे से पढ़ना स्टार्ट करें आप। तो देखिए, इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये पहला हो गया एरा, पीरियड्स, इपोच, मिलियन ऑफ ईयर्स यानी कि एज, और फिर फीचर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बताइए।
एरा को? एरा। तो एरा। सबसे पहले आया प्री कैम्ब्रियन और प्रोटीरोजोइक एरा। बताइए क्या नाम है एरा का? प्री कैम्ब्रियन और प्रीकैम्ब्रियन प्रोटीरोजोइक। और प्रोटोजोइक प्रोटीरोजोइक एरा। एरा, प्रोटीरोजोइक एरा। ठीक है, इसका ना तो कोई पीरियड्स थे और ना ही इसका कोई इपोच है। ठीक है, और इसमें क्या था, 4600 मिलियन ईयर्स एगो सबसे पहले अप्रोक्सीमेटली ओरिजिन ऑफ अर्थ हुई थी। अर्थ की ओरिजिन कब हुई थी? 4.5 billion years ago from now. 4.5 बिलियन अगो। हाँ, लेकिन हम तो मिलियन से बात कर रहे हैं, तो 4600 मिलियन ईयर्स एगो। क्लियर? यस सर। Yes, ठीक sir. है, उसके बाद जब 3500 मिलियन ईयर्स एगो पहले सबसे पहले ओल्डेस्ट डेफिनिट फॉसिल्स डेवलप हुए थे, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आई थी सबसे पहले। उसके बाद 2500 मिलियन ईयर्स एगो ऑक्सीजन एक्युमुलेट होने लगी थी एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर क्या होने लगा था, ऑक्सीडेटिव, यानी कि रिड्यूस ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में कन्वर्ट होने लगा था, ऑक्सीडाइजिंग होने लगा था। 1500 मिलियन ईयर्स एगो ओल्डेस्ट यूकैरियोटिक फॉसिल्स डेवलप हुए थे, यूकैरियोटिक सेल आई थी। और 700 मिलियन ईयर्स एगो ओरिजिन ऑफ फर्स्ट एनिमल हुआ था, सबसे पहला एनिमल ओरिजिनेट हुआ था। बोलो यस या नो, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। उसके बाद अब क्या हुआ, ये जो प्री कैम्ब्रियन पीरियड था ये कन्वर्ट हो गया पैलियोजोइक एरा में। किस में कन्वर्ट हो गया? पैलियोजोइक एरा। Paleozoic era. हाँ, और पैलियोजोइक एरा जो था, पैलियोजोइक एरा, इसके अंदर ये पैलियोजोइक एरा 5 पीरियड्स में डिवाइड हो गया। कितने पीरियड्स में डिवाइड हो गया? 5 पीरियड्स। Punch. हाँ, वो पीरियड्स कौन थे? सबसे पहला कैम्ब्रियन पीरियड था, फिर ऑर्डोविसियन पीरियड था, फिर साइलूरिनियन पीरियड था, फिर डेवोनियन पीरियड था, फिर कार्बोनिफेरस पीरियड था। लेकिन यहाँ पर इपोच नहीं थे। अरे बात समझ में आई नहीं आई? ये पूछने के, ठीक है। ठीक है, Yes, sir. अब Yes, sir. कैम्ब्रियन में, कैम्ब्रियन जो आया था ये 504 मिलियन ईयर्स एगो आया था, और इस समय ओरिजिन ऑफ मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स डेवलप हुए थे, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो इनवर्टिब्रेट्स थे जिनके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट थी, उन एनिमल्स की ओरिजिन हुई थी 504 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि कैम्ब्रियन पीरियड में। और साथ ही साथ अगर प्लांट्स की बात करो तो उस समय एल्गी क्या हो गई थी, डाइवर्स करने लगी थी, यानी कि फैलनी शुरू हो गई थी अर्थ पे, इसका नंबर बढ़ने लगा था। क्लियर है? बोलो। यस सर। उसके बाद कैम्ब्रियन पीरियड अब 505 मिलियन ईयर्स एगो पहले, यानी कि इसके जस्ट बाद ऑर्डोविसियन पीरियड आ गया था। ऑर्डोविसियन पीरियड में सबसे पहले फर्स्ट जोलेस वर्टिब्रेट्स डेवलप हुए थे। सबसे पहले क्या डेवलप हुए थे? जॉलेस Jawless वर्टिब्रेट्स। हाँ, vertebrates. और जोलेस वर्टिब्रेट्स क्या थे? साइक्लोस्टोमेटा, या साइक्लोस्टोमेटा। यानी कि जोलेस Yes, फिश sir. डेवलप हुई थी। इसीलिए इसको कहा गया ऑर्डोविसियन को एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। क्या कहा गया? एज ऑफ एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। Age of एज ऑफ invertebrates. इनवर्टिब्रेट्स। और इसी वक्त अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट में क्या चेंजेस आए थे? मैरीन एल्गी अबंडेंट, क्योंकि सी था उस समय, तो सबसे ज्यादा जो एल्गी ने ग्रो किया वो कहां पर करा? सी के अंदर किया, उसको नाम दिया मैरीन एल्गी। मैरीन एल्गी का नंबर बढ़ गया। क्लियर है? सर Yes, sir. यस हाँ बेटा, हाँ बेटा। सर मतलब एक्चुअल डिफरेंस क्या है पोज पीरियड्स एंड एराज में, अगर डेफिनेशन वाइज जाए हम तो? बेटा छोटे बड़े का डिफरेंस है, बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट में डिवाइड कर दिया, डिविजन्स हैं। सर तो कौन सी बड़ी यूनिट है, कौन सी छोटी यूनिट है? अरे बताया तो था बेटा, एरा सबसे बड़ी यूनिट है, पीरियड उससे छोटी है, इपोच उससे छोटी है। ओके सर। हाँ, सबसे पहले यही बात तो बताई थी। सर इसमें एजोइक एरा नहीं आएगा? स्टार्टिंग तो एजोइक एरा आपने बताया था स्टार्टिंग में। एजोइक एरा में तो कोई एनिमल्स ही नहीं था ना, तो इसलिए उसको जिक्र ही नहीं किया, वो सबसे पहले होगा। ठीक है। ठीक है, इसके बाद आएगा फोर इसके बाद 438 मिलियन ईयर्स एगो साइलूरियन पीरियड स्टार्ट होता है। साइलूरियन पीरियड में क्या हुआ था, जो ये जॉलेस फिश थी जो फर्स्ट ओरिजिनेट हुई थी ऑर्डोविसियंस में, ये क्या करने लगेंगी, इनकी डाइवर्सिटी होने लगी, यानी कि फैलनी शुरू कर गई थी, यानी कि अर्थ पे ये फैलनी शुरू हो गई थी। नई बात समझ में आई? इनका नंबर बढ़ गया। Yes, sir. ठीक है भाई, पहले ओरिजिनेट होते हैं फिर नंबर बढ़ता है, अरे ऐसी तो होता है। Yes, sir. ठीक है, तो ये जॉलेस फिश जो है बढ़नी शुरू हो गई थी। ठीक है, और साथ ही इस समय सबसे पहले जो वेस्कुलर प्लांट्स थे उनकी ओरिजिन हुई थी। किसकी ओरिजिन हुई थी? Vascular plants. वेस्कुलर वस्कुलर प्लांट्स।
इसके बाद Pterodite. बेटा, हाँ इसके बाद बेटा 408 मिलियन ईयर्स एगो आया डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड में क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बोनी फिश, जो बोनी फिश थी उनका डाइवर्सिफिकेशन होने लगा, यानी कि वो अर्थ के ऊपर फैलनी शुरू हो गई। इसीलिए डेवोनियन पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ फिश, क्योंकि उस समय अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा फिश का नंबर हो गया था। और यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट एम्फीबियंस डोमिनेंट हुए थे। फर्स्ट एम्फीबियन क्या होने लगे थे, अरे बोलो डोमिनेंट होने लगे थे। भाई। आप एक बात देखो ना, पहले फिश आई, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल्स, फिर एप्स, फिर मैमल्स। तो बेटा फिश जब सबसे ज्यादा अर्थ पे होंगे तो एम्फीबियंस वहां पे ओरिजिनेट होंगे। फिर एम्फीबियंस का हाँ, नंबर yes सबसे sir. एम्फीबियंस का नंबर सबसे ज्यादा होगा तो रेप्टाइल्स ओरिजिनेट होंगे। फिर रेप्टाइल्स का सबसे ज्यादा नंबर होगा तो मैमल्स ओरिजिनेट होंगे। अरे ऐसी तो होती है कहानी, नई आइडिया लगा पा रहे हो। Yes यस sir. सर। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. तो डेवोनियन पीरियड के बाद 360 ईयर में आया, 360 मिलियन ईयर्स एगो आया कार्बोनीफेरस पीरियड। और कार्बोनीफेरस पीरियड में क्या हुआ, कार्बोनीफेरस के टाइम पे बताओ क्या हुआ था, एम्फीबियंस डोमिनेंट हो गए, इसलिए इनको कहा एज ऑफ एम्फीबियंस। Golden age of amphibians. गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस कह सकते हो। ठीक है, तो जब यहाँ पे गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस है, यानी कि एम्फीबियंस का नंबर ज्यादा है, तो ओरिजिन किसकी होगी, Reptiles की origin होगी. यस ओरिजिन Reptiles. ऑफ रेप्टाइल्स। और यही ऐसा टाइम था कार्बोनीफेरस जिसमें सबसे पहले फर्स्ट सीड प्लांट ओरिजिनेट हुआ था। सबसे पहला फर्स्ट सीड प्लांट जो ओरिजिनेट हुआ था वो कार्बोनीफेरस पीरियड में हुआ था। अरे क्लियर है या नहीं आप लोगों को, Yes, sir. Yes sir. बोलो। और ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद एक और पीरियड था परमियन पीरियड, क्या नाम था उसका, Permian. हाँ Permian. हाँ, ये 285 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। कितना हुआ था, 285 285 हाँ। million तो years ago. अब तुम खुद सोचो, यहाँ पर रेप्टाइल्स की ओरिजिन हुई थी और एम्फीबियंस डोमिनेंट थे, तो परमियन पीरियड में बताओ कौन डोमिनेंट हो जाएंगे, Reptiles. यानी कि रेप्टाइल्स Reptiles. रेप्टाइल्स रेडिएट करेंगे। तो देखो लिखा पहले रेडिएट ऑफ रेप्टाइल्स, यानी कि रेप्टाइल्स रेडिएट करने लगे। और यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिन हुई थी, ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स। सबसे पहले मैमल लाइक रेप्टाइल्स की जो ओरिजिन हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, जल्दी बताओ, परमियन पीरियड में। Permian period. ठीक है, और यही एक ऐसा टाइम था जब एक्सटिंक्शन हो गया था मैनी मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स, जो समुद्र में रहने वाले इन्वर्टिब्रेट्स था वो खत्म होने शुरू हो गए थे इस टाइम पर। अरे बोलो, Yes sir. ठीक है। इसके बाद ये रटना पड़ता है सारा चार्ट। इसके बाद अब जो अगला एरा आया था वो था मीजोजोइक एरा। कौन सा एरा था, Mesozoic. हाँ मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा जो है इसके तीन पीरियड्स में डिवाइड हुआ, ट्राइएसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रेटिसियस पीरियड। कौन कौन से पीरियड में डिवाइड हुआ, Triaceous, Jurassic और Cretaceous. क्रेटिसियस पीरियड। ठीक है, तो मीजोजोइक एरा को बेटा एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं, क्योंकि इस एरा में सबसे ज्यादा अर्थ के ऊपर कौन डोमिनेंट थे, Reptiles. रेप्टाइल्स। ठीक है, तो बेटा ट्राइएसिक पीरियड में क्या हुआ, सबसे पहले फर्स्ट बर्ड ओरिजिनेट हुई थी, यानी कि सबसे पहले जो बर्ड आई थी अर्थ के ऊपर वो कब आई थी, Triaceous. बस एक ही बच्ची बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा है। कौन पहले, कौन सी बर्ड आई, क्या आया था ट्राइएसिक में, Bird. First bird. फर्स्ट बर्ड आई थी। और इस समय जिम्नोस्पर्म क्या होने लगे थे, डोमिनेंट होने लगे थे, अर्थ के ऊपर डोमिनेंट होने लगे थे, यानी कि सबसे ज्यादा जिम्नोस्पर्म दिखाई देने लगे थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और सबसे पहले जो फर्स्ट डायनासोर्स एंड मैमल्स जो ओरिजिनेट हुए थे वो ट्राइएसिक में ही हुए थे। नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. Yes ठीक sir. है, इसके Yes, बाद sir. अब आ गया जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड में आप लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, तो जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा डोमिनेंट हो गए, यानी कि अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या थे, Dinosaurs. डायनासोर्स। ठीक है, डायनासोर। और साथ ही साथ इनके साथ साथ सबसे ज्यादा और कौन डोमिनेंट हो गए, जिम्नोस्पर्म। Gymnosperms. ठीक है, उसके बाद आ गया क्रेटिसियस पीरियड। कौन सा पीरियड आ गया, Cretaceous Cretaceous. period. क्रेटिसियस पीरियड। तो क्रेटिसियस पीरियड में क्या हुआ, डायनासोर सारे के सारे क्या हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। देखो लिखा होगा, डायनासोर्स एंड मैनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिकम एक्सटिंक्ट, अर्थ से खत्म हो गए। इसीलिए याद करो, मैंने अभी जो डायनासोर, अभी आपको आर्कियोप्टेरिक्स लिखवाया था, तो मैंने लिखवाया था कि
ये कौन से पीरियड के? क्रेटिसियस पीरियड के, क्योंकि क्रेटिसियस पीरियड में ही Yes, तो एक्सटिंक्ट हुए थे, वो खत्म हुए थे। नई बात समझ में आई? तो फॉसिल्स भी तो उसी पीरियड में मिलेगा। अरे नहीं समझ में आ रही बात आपको? कैच नहीं कर पा रहे आप? are sir. ठीक है ना? आ रही है। हाँ, और फर्स्ट मॉडर्न बर्ड जो थी वो इसी पीरियड में स्टार्ट हुई थी बननी, और फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म भी यहाँ पर अपीयर होने स्टार्ट हो गए थे। क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके बाद बेटा आ गए हम सीनोजोइक एरा पे। इसके बाद आ जाएगा सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा पूरा का पूरा एज ऑफ मैमल्स कहते हैं, क्योंकि इस समय मैमल्स सबसे ज्यादा अर्थ के ऊपर डोमिनेंट हो चुके थे। अब ये जो सीनोजोइक एरा था ये दो पीरियड्स में डिवाइड हुआ, टर्सरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड। किसमें डिवाइड हुआ? टर्शियरी और क्वाटरनरी। Tertiary, हाँ। quaternary. तो सबसे पहले टर्सरी की बात करते हैं बेटा। जो टर्सरी पीरियड है बेटा वो आपके 5 जो है इपोच में डिवाइड हो गया। पहले इपोच का नाम था इयोसीन इपोच, सेकंड का नाम था ओलिगोसीन इपोच, थर्ड का नाम था मायोसीन इपोच, और फिर फोर्थ का नाम था प्लायोसीन इपोच। कौन कौन से इपोच हैं बताओ? Eocene, Oligocene, इयोसिन, Miocene, Pliocene. ओलिगोसिन, मायोसिन, एंड प्लायोसिन। प्लायोसीन। तो बेटा जो इयोसीन है इसमें सबसे पहले ओरिजिन हुई थी, ओरिजिन ऑफ हॉर्स। हॉर्स की सबसे पहले ओरिजिन हुई थी। और इयोसीन में जो ओरिजिन ऑफ हॉर्स हुआ था, जो हॉर्स की ओरिजिन हुई थी, उस हॉर्स को नाम दिया गया था हायरैकोथीरियम। क्या नाम दिया था हॉर्स का? जूलॉजिकल नेम क्या था? हायरैकोथीरियम। हाँ। इसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा एडवांस करेक्टर डेवलप हुए, इयोसीन से ये ओलिगोसीन में गया। तो अब इस घोड़े को नाम दिया गया मीजोहिप्पस। क्या नाम दिया गया? मीजोहिप्पस। मीजोहिप्पस। Mesohippus. इसके बाद मायोसीन पीरियड आया। मायोसीन पीरियड में जो घोड़े को नाम दिया गया वो कहा गया मैरीचिप्पस। क्या कहा गया? मैरीचिपस। मैरीचिप्पस, ठीक है। और इस समय मैमल्स की बहुत ज्यादा नंबर था, इसलिए इसको नाम दिया गोल्डन एज ऑफ मैमल्स। क्या कहा? गोल्डन एज ऑफ Golden age of mammals. अगर आपसे इपोच में पूछें कि गोल्डन एज किसको बोलते हैं तो बोलेंगे आप मियोसीन, मायोसीन। मियोसिन, और अगर एरा में पूछेंगे तो सीनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा। इसके Yes, बाद sir. प्लायोसीन आया। प्लायोसीन में घोड़े को नाम दिया गया प्लायोहिप्पस। क्या नाम दिया गया? प्लायोहिप्पस। प्लायोहिप्पस, ठीक है। और प्लायोहिप्पस, और इसके बाद बेटा आ गया क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड के अंदर दो इपोच मिलते हैं, प्लिस्टोसीन इपोच और रिसेंट जो आज की तारीख में चल रहा है होलोसीन। कौन कौन से इपोच हैं? Pleistocene, Holocene. आज की तारीख में कौन सा चल रहा है? हेलोसिन, हेलोसीन नहीं, होलोसीन। कौन सा चल रहा है? होलोसीन। होलोसीन। तो बेटा प्लिस्टोसीन में जो घोड़े को नाम दिया गया वो नाम दिया गया इक्वस। क्या नाम दिया गया? इक्वस। और आज होलोसीन में भी इक्वस मिलता है, इसीलिए हॉर्स का जूलॉजिकल नेम इक्वस है। नई बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. समझ में आया यस सबको? हाँ बेटा। सर इयोसीन में तो इयोहिप्पस होना था ना। हाई ये जो आपने हायरैकोथीरियम वाला बताया ये तो सर पेलानोसीनो में था ना। ये शायद उल्टा हो गया सर नेम। क्या हो गया? जो उल्टा हो- इयोसीन जो आपने लास्ट में लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ हॉर्स उसमें सर इयोहिप्पस आया था ना। यूहिप्पस? ये सर हॉर्स का नेम जैसे आपने बताया। एक मिनट रुको। ये कह रहे हो बेटा? हाँ। इयोहिप्पस के अंदर ही तो हायरैकोथीरियम था। सर हायरैकोथीरियम मैंने पेलानोसिनो में पढ़ा था इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। नहीं नहीं, इयोसीन पीरियड के अंदर हायरैकोथीरियम ही तो है। इसके बाद देखो मीजोहिप्पस ओलिगोसीन में है, ओके सर ठीक है। मैरीचिप्पस जो है मायोसीन पीरियड में है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद आया था आपका कौन सा था? प्लायोहिप्पस। प्लायोहिप्पस प्लायोसीन में था। फिर आया इक्वस, मॉडर्न हॉर्स प्लिस्टोसीन इपोच में। ओके सर। सही तो लिखा है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बेटा आप लोगों को सबको? नहीं? यस सर आ गया। ठीक है। यस अब Yes, बेटा सर। हाँ, अब देखो बेटा जो इयोसीन था इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्या हुआ था? इंक्रीज इन मैमेलियन डाइवर्सिटी। यानी कि जो मैमल्स थे वो डाइवर्स होने शुरू हो गए थे, यानी कि उनकी नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़नी शुरू हो गई थी। और सबसे ज्यादा रेडिएशन होना स्टार्ट हो गया था मैमल्स का और बर्ड्स का, और पॉलिनेटिक इंसेक्ट का जो है
रेडिएशन स्टार्ट हो गया था और प्लांट्स में एंजियोस्पर्म जो थे डोमिनेंट होने लगे थे अब किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। ठीक है, इसके बाद ओलिगोसीन इपोच आया। ओलिगोसीन में ओरिजिन ऑफ मोस्ट मॉडर्न मैमिलियन ऑर्डर डेवलप हो गया। ठीक है, इंक्लूडिंग एप्स, यानी कि एप्स डेवलप हो गए थे। इसके बाद फिर आया मायोसीन। मायोसीन में कंटिन्यूअसली रेडिएशन होने लगा था मैमल्स का। रेडिएशन मतलब फैलने शुरू हो गए थे मैमल्स, और साथ ही साथ एंजियोस्पर्म भी रेडिएट करने शुरू हो गए थे। ठीक है, इसके बाद आया प्लायोसीन। प्लायोसीन में एप लाइक एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन अपीयर हुए थे। सबसे पहले ह्यूमन अपीयर हुए थे, लेकिन वो कैसे थे, एप लाइक, देखने में एप लाइक थे। इसके बाद प्लेस्टोसीन आया, इसको आइस एज कहा जाता है। आइस एज क्यों कहा, क्योंकि इसमें ह्यूमन अपीयर हुआ था। और उसके बाद जो है रिसेंट जो चल रहा है आज की तारीख में, वो क्या है, होलोसीन, यानी कि हिस्टोरिक टाइम। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, यस सर। Yes, इस sir. तरीके से अगर आज की तारीख में आप होलोसीन में देखो तो एनिमल्स में सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो है आज की तारीख में वो कौन है, मैमल्स। और अगर प्लांट्स में देखो तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन है, एंजियोस्पर्म, यानी कि मोनोकॉट और डाइकॉट। नहीं बात समझ में आई? यस सर, आ गई। ठीक है, Yes. अब बेटा देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, चार्ट आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है सारा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ये चार्ट पूरा याद करो। ठीक है, इस चार्ट में केवल वो बातें आपको याद रखनी है जो बातें पूछी जाती हैं। जैसे एज ऑफ मैमल्स, ये आपको पता होना चाहिए सबका, एज किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो एनसीईआरटी के अंदर जितना टॉपिक दे रखा है सिर्फ उतना ही इसमें से याद करना है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। Yes, sir. कर लेंगे? चलिए। यस सर। अच्छा Yes, बेटा, sir. एक चीज और, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, आपके पास रिसेंट एनसीईआरटी है किसी के पास? हाँ, तो रिसेंट एनसीईआरटी के अंदर आप देखो तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको Yes, पढ़ने sir. की नहीं होगा. पढ़ने, हाँ, ना तो इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स है ना इवोल्यूशन ऑफ डायनासोर्स है। पहले मैं पढ़ाता था, मैंने पढ़ा भी रखा है, आप देख रहे हो, लेकिन अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो वेस्ट ऑफ टाइम है। सिर्फ आपका मन में ये रहेगा कि आ गया तो क्या होगा, लेकिन आएगा ही क्यों जब सिलेबस में ही नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बताओ, Yes, sir. छोड़ दें? फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा हो तो पढ़ा दूं? नो सर। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में आपके है Sir. नहीं, अब हट चुका है। हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन था, आपने बताया था गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल, मीसोजोइक एरा, और फिर जो और एक पीरियड्स का पढ़ा था, परमियन पीरियड, वो उसका रेप्टाइल्स का गोल्डन है। तो सर वो तो अलग एरा का है, वो अलग एरा का है कैसे? क्या क्या कहना चाह रहे हो बेटा, मैं तो समझ ही नहीं पाया तुम्हारी आधी बात तो। एक बार ऊपर करना। हाँ यस सर, यस सर। हाँ ये परमियन नीचे जो लिखा हुआ है, हाँ जहाँ पे डिवाइड हो रहा है, आपने रेप्टाइल्स का बताया था। हाँ, तो रेडिएट होने से शुरू हो गए थे ना रेप्टाइल्स, फैलने शुरू हो गए थे। अच्छा, रेडिएट हुआ था, ठीक है। हाँ। चलिए, तो अब आता है आपका अगला टॉपिक, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। तो बताओ, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्लियर हो गए आप लोगों को अच्छे से? Yes, sir. एक मिनट, ठीक है। तो पहले वाले पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस आपको बिल्कुल क्लियर है मेरे बेटा, एक बार बता दो। यस सर। अब हम Yes, पढ़ेंगे sir. Yes, sir. अगला टॉपिक हमारा जो है वो है एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, एटाविज्म करेक्टर और कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, और इसमें मेनली क्या पे फोकस करना है हमें, एग्जाम्पल पे। Examples. और जो फर्स्ट रीड आप इस पे करोगे एग्जाम्पल की, वो किसकी करोगे, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर जो एग्जाम्पल है सिर्फ वो एग्जाम्पल याद करोगे। और सेकंड रीड जो आप करोगे, जब आपको ये याद हो जाएगी फर्स्ट रीड, तो सेकंड रीड आप करोगे जो मैंने आपको अब नोट्स दिए हैं, क्लास नोट्स के सारे एग्जाम्पल, यानी मेरे नोट्स एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रीड में ही 99% तो एग्जाम्पल आ ही जाएगा, लेकिन 1% अगर बाहर निकला तो वो क्लास नोट से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 100% आपके सब पास से एग्जाम्पल मिलेंगे। अरे क्लियर है? सर प्रीवियस ईयर में Yes, भी sir. बिल्कुल
मतलब एनसीईआरटी बेस्ड ही है सर, कुछ भी सब एनसीईआरटी बेस्ड याद बेटा, लेकिन नो लेकिन लेकिन बहम का इलाज है इस धरती पे? सर, वो तो किसी हमेशा बना नहीं, रहेगा। नहीं किसी डॉक्टर के पास बहम का इलाज है? अगर कोई डॉक्टर अगर कोई बहमी पेशेंट डॉक्टर के पास आ जाए ना, भगवान कसम आप इलाज नहीं कर सकते उसका। आप थक Yes, जाओगे sir. उसका इलाज करते करते। उसे बुखार नहीं होगा, वो जबरदस्ती आपसे कहेगा मुझे बुखार है। हम कहेंगे कि भाई थर्मामीटर में आ ही नहीं रहा है, आपको बुखार नहीं है। कहते जी डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, 15 मिनट पहले था। मैंने कहा आप आधे घंटे यहाँ बैठो, अगर आपको बुखार होगा तो फिर मैं आपका चेक करूंगा, ठीक है ना। सर लेकिन वो वही तो साइकियाट्रिस्ट कैसे डील करते होंगे सर, ऐसे पेशेंट्स हाँ भी तो आते वही होंगे तो बेटा इसको एक्चुअली क्या है ना, ये है पागलपन, जिसको बोलते हैं पागलपन। और पागलपन का कोई इलाज नहीं है। आप लिटरली, मैं यकीन बता रहा हूँ, जो बहमी लोग होते हैं ना, जिसको कहते हैं बुखार है मेरे सर में, ये है वो है दिक्कत कहीं, उसको आप सफेद रंग की कोई भी गोली खिला दो और कह दो कि तेरा बुखार अभी 5 मिनट में उतर जाएगा। 5 मिनट बाद वो आपसे तारीफ करेगा कि आपने क्या गोली दी, मेरा तो बुखार उतर गया, आप बहुत बढ़िया डॉक्टर हो। मैंने लिटरली ऐसा कर रखा है लाइफ में, मैंने लिटरली ऐसा कर रखा है। मैंने होम्योपैथिक की मेडिसिन ऐसी दे दी थी उठाकर, मैंने कहा तुम्हारा 5 मिनट में ये देखना दर्द खत्म हो जाएगा। 5 मिनट में दर्द हो गया। कहने लगा सर पूरा दर्द उतर गया, मैं 10 दिन से परेशान था। फिर मैंने जो पास वालों को बताया, मैंने तो कुछ दिया ही नहीं इसे, सिर्फ बहम था। और बहम का कोई इलाज नहीं बेटा, यस सर। ठीक है ना। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप भी लाइफ में सीखोगे ये सब चीजें, ठीक है। चलिए, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होमोलोगस ऑर्गन और स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत प्यार से समझना, कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है, पहले मैं पूरा समझा दूंगा आपको, ठीक है। देखो बेटा, होमो का मतलब होता है सेम, और लोगस का मतलब होता है ओरिजिन, यानी कि वो ऑर्गन जिनकी ओरिजिन क्या है, सेम। तो जब ओरिजिन सेम होगी तो सेम ही उनका प्लान होगा, बॉडी प्लान होगा, और सेम ही उनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होगी, यानी कि एनाटॉमी भी सेम होगी। बोलो हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. यस तो सर। बेटा हाँ, तो जो सेम ओरिजिन वाले जो एनिमल्स हैं, जिनकी ओरिजिन सेम है, यानी कि सेम ओरिजिन है, तो बताओ वो कॉमन एंसेस्टर उनके होंगे या नहीं होंगे? जब सबकी ओरिजिन सेम है तो पापा मम्मी होंगे। भी सेम होंगे, यानी कि कॉमन एंसेस्टर होंगे। बोलो कॉमन यस या नो। एंसेस्टर। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटाट्स में चले गए। सपोज कोई चला गया वाटर के अंदर, कोई चला गया एयर के अंदर, कोई चला गया, कोई लैंड पे रह गया, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग हैबिटाट में चले गए सेम ओरिजिन के एनिमल्स। तो डिफरेंट हैबिटाट्स में चले गए। तो जब डिफरेंट हैबिटाट्स में चले जाएंगे तो उनकी नीड सेम होगी, डिफरेंट होगी? डिफरेंट नीड्स। Different. डिफरेंट नीड्स होंगी, यानी कि आवश्यकताएं डिफरेंट होंगी। तो जब नीड्स डिफरेंट होंगी तो उसी के अकॉर्डिंग उनमें जो एडेप्टेशन डेवलप होगी वो भी डिफरेंट होगी, सेम होगी? डिफरेंट। Different. यानी कि एडेप्टेशन। डिफरेंट एडेप्टेशन हो जाएंगे उनके अंदर डेवलप। बेटा म्यूट कर दो। डिफरेंट एडेप्टेशन डेवलप हो जाएंगी। जब डिफरेंट एडेप्टेशन हो जाएंगी, इसकी वजह से उनके फंक्शन भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट हो जाएंगे फंक्शन। तो वो ऑर्गन जिनकी ओरिजिन तो सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, ऐसे ऑर्गन को आप नाम देते हो होमोलोगस ऑर्गन और स्ट्रक्चर। क्लियर? Yes, sir. बोलो। और आप यहाँ देखिए, जो सेम ओरिजिन वाले एनिमल्स थे वो डिफरेंट हैबिटाट्स में चले गए, यानी कि फैल गए। तो इस इवोल्यूशन को आप क्या नाम दोगे, डाइवर्ज कर गए ना, यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसका मतलब होमोलोगस ऑर्गन जो बनते हैं वो कौन से इवोल्यूशन की वजह से बनते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देख लो यहाँ डाइवर्स कर रहे हैं ना, फैल रहे हैं सारे। अरे देखिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. और चूंकि ये इन सभी में डिफरेंट एडेप्टेशन है, तो डिफरेंट एडेप्टेशन है और ये सारे ऑर्गेनिज्म फैलते जा रहे हैं, यानी कि रेडिएट करते जा रहे हैं, इसीलिए इसको कहेंगे एडेप्टिव रेडिएशन। क्या बोलेंगे? Adaptive radiation. Adaptive radiation. हाँ, यानी कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें एडेप्टेशन डेवलप होती जा रही है और फैलते जा रहे हैं, इसलिए इसको मिलाकर कहा एडेप्टिव रेडिएशन। आपको समझ में आया नहीं आया आप लोगों को, सीरियसली बताइएगा, Yes, sir. ठीक है। तो इस तरीके से होमोलोगस ऑर्गन को अगर आप डिफाइन करोगे तो आप कहोगे दोज ऑर्गन विच हैव सिमिलर ओरिजिन, सिमिलर प्लान, सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन इज कॉल्ड होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। एंड होमोलोगस ऑर्गन इज द रिजल्ट ऑफ
डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। किसका रिजल्ट है ये, जल्दी बताइए। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो देखिए यही पॉइंट यहाँ पर लिखे मिलेंगे आपको। सबसे पहले देखो लिखा है द स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म which are similar in anatomy or basic plans but serve different function are known as homologous structures. This similarity in their anatomy is done due to phenomenon of common ancestry, क्योंकि सेम ओरिजिन है। यानी कि होमोलोगस ऑर्गन कॉमन एंसेस्ट्री को फेवर करते हैं, अनफेवर करते हैं? फेवर। फेवर करते हैं। अगला है सेम स्ट्रक्चर develop along different direction due to adaptation to different needs. This is called divergent evolution because origin wise common structure diverges in different direction to perform different function according to their need of organism. Hence homologous structure are the result of divergent evolution. Clear है सबको? सर डिफरेंट डायरेक्शन क्या है, मतलब यहाँ पे प्लेस के लिए या फिर बॉडी पार्ट के लिए, के डायरेक्शन के लिए? बेटा डिफरेंट डायरेक्शन मतलब डिफरेंट उसमें हैबिटेट में चले गए ना, डायरेक्शन में चले गए। ओके सर। ठीक है चलिए एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा फोर लिम्ब ऑफ मैन, चीता, वेल और बैट। ठीक है तो फोर लिम्ब ऑफ मैन, चीता, वेल और बैट। तो आप ये बताइए जो फोर लिम्ब देखो मैन, चीता, वेल और बैट, इन सब में कॉमन क्या चीज है? बताओ क्या? ओरिजिन। ओरिजिन। फोर लिम्ब। हाँ फोर लिम्ब कॉमन है। सॉरी ओरिजिन। ओरिजिन। ओरिजिन सेम क्यों है? कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री। तुम देखो मैं तुम्हारे थप्पड़ नहीं मार सकता, तुम अपने हाथ से अपने चेहरे पे थप्पड़ मारो। सर सभी मैमल्स नहीं होंगे ये? हाँ ऐसे आंसर दिया करो जो सामने वाला सेटिस्फाई हो। ऐसे डॉक्टर मत बनो कि बस बैठकर यही अंदर रहे हम डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस हो गए, लेकिन मुन्ना भाई एमबीबीएस मत बन जाना। ऐसे एमबीबीएस बनना है कि सामने वाले का इलाज कर सको। नहीं समझे? नहीं समझे? यस सर। ठीक है मैंने आपसे कहा फोर लिम्ब ऑफ मैन, चीता, वेल और बैट, ये सब में कॉमन क्या है? सारे ये कॉमन है कि ऑल आर द मैमल्स। तो चूंकि सब मैमल्स हैं तो सबकी ओरिजिन क्या होगी? सेम होगी। सभी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। लेकिन सभी के फंक्शन डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि फोर लिम्ब ऑफ मैन के फोर लिम्ब का काम क्या है? होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करना। चीता के फोर लिम्ब का काम क्या है? रनिंग, दौड़ने में हेल्प करता है। ठीक है व्हेल का जो फोर लिम्ब है वो किस में हेल्प करता है? स्विमिंग, तैरने में हेल्प करता है। और बैट का फोर लिम्ब किस में हेल्प करता है? फ्लाइंग। तो देखो सबके फंक्शन डिफरेंट है। अरे बोलिए। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। नई बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। अभी भी नहीं आया समझ में? यस सर आ गया। आ गया सर। आ गया। तो ये जो पहला एग्जांपल था ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है चलिए सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। हार्ट इन वेरियस वर्टिब्रेट्स। हार्ट्स इन वेरियस वर्टिब्रेट्स। देखो वर्टिब्रेट्स कहाँ से? देखो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जैसे फिश के बाद एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, ये सभी वर्टिब्रेट्स हैं। तो इन सभी के अंदर जो हार्ट है, हार्ट की ओरिजिन तो सब में सेम है क्योंकि ऑल आर द वर्टिब्रेट्स। अरे बोलो। बट सभी में फंक्शन डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है और बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट है। तो जब चैम्बर बदल रहे हैं तो क्या फंक्शन नहीं बदल रहा है? यस। और क्यों हार्ट के चैम्बर बढ़ रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट एनर्जी की ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा एनर्जी होगी तो नंबर ऑफ चैम्बर भी बढ़ेंगे ताकि ब्लड ज्यादा पंप हो। बोलो यस या नो? यस। ठीक है तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। द हार्ट इन वेरियस वर्टिब्रेट लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स ऑल शो सिमिलरिटी इन बेसिक प्लान। सभी में बेसिक प्लान सेम है। बट बेसिक प्लान सिमिलर क्यों है? क्योंकि ऑल आर द वर्टिब्रेट्स। बट दे हैव variant degree of specialization according to habitat in which they live, energy requirement and scale of evolution। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर।
अगला आता है द ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। क्या आता है अगला? ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स। ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, अगर हम ब्रेन की बात करें तो फिश में छोटा सा ब्रेन होता है, एम्फीबियन में थोड़ा उससे बड़ा होता है, रेप्टाइल्स में और साइज बढ़ जाता है, एप्स में और बढ़ जाता है, सबसे बड़ा ब्रेन होता है मैमल्स में। तो लगातार ब्रेन का साइज बढ़ता जा रहा है, लेकिन ब्रेन की ओरिजिन तो सिमिलर है सब में, बोलो। यस सर। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर तो सभी में सिमिलर है, बस डिफरेंस किस बात का है? साइज का। तो जब साइज बढ़ रहा है तो सेरिब्रम भी बढ़ रहा है, और सेरिब्रम का साइज बढ़ रहा है तो इंटेलिजेंट बिहेवियर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि टॉप ऑफ द इवोल्यूशन पे किसको रखा गया है? मैमल्स। यानी कि मैमल्स का जो इंटेलिजेंट बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा है, बोलो यस या नो? यस सर। ठीक है, इसका मतलब सभी ब्रेन जो है वर्टिब्रेट्स के, उनका बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है बट सब में फंक्शन डिफरेंट है, इसीलिए इट इज द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। नहीं बात समझ में? यस सर। तो लिखा Yes, है sir, आगे। brain of vertebrates show similarity in basic structure but progressively complexity has developed from fish to mammals। यानी कि जैसे जैसे फिश से मैमल्स की तरफ चलते हैं वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि साइज बढ़ता चला जाता है ब्रेन का, ठीक है। और वो ऐसा क्यों होता है? अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की नीड बढ़ती जाती है। बट मैमल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, तो मैमल्स को एनर्जी ज्यादा चाहिए, मैमल्स को ब्रेन ज्यादा चाहिए, तो ब्रेन का साइज बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा। बड़ा। अगला एग्जांपल है बायोकेमिकल और मोलिकुलर होमोलॉगी। अगला एग्जांपल क्या है, बोलो? बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर होमोलॉजी। होमोलॉगी। तो बेटा क्या होता है, जो ह्यूमन होता है और जो एप होता है, इसके ब्लड के अंदर प्रोटीन सिमिलर मिलता है। प्रोटीन कैसा मिलता है? सिमिलर। सिमिलर मिलता है। तो प्रोटीन जब सिमिलर मिलता है तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि मैन की और एप की जो ओरिजिन है वो सिमिलर है, यानी कि कॉमन एंसेस्टर है। बट चूंकि दोनों में फंक्शन डिफरेंट है, प्रोटीन का फंक्शन जो ब्लड में जो प्रोटीन है, एप के अंदर दूसरा फंक्शन है और ह्यूमन के अंदर दूसरा फंक्शन है, इसीलिए ये रिप्रेजेंट करता है होमोलोगस ऑर्गन को। नहीं बात समझ में आई? बोलो। तो देखो लिखा है प्रोटीन फाउंड इन द ब्लड ऑफ मैन एंड एप आर सिमिलर relationship, similar gene in different or unrelated organism points towards the common ancestry। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें कि ह्यूमन के ब्लड में भी वही प्रोटीन है और एप के ब्लड में भी वो प्रोटीन है, तो दोनों के अंदर प्रोटीन सिमिलर क्यों हो गया? वो इस बात को इंडिकेट करता है कि मैन के जो एंसेस्टर हैं और जो एप के एंसेस्टर हैं वो कॉमन है अनकॉमन है? कॉमन। तो जब कॉमन एंसेस्टर हैं तो बताइए ओरिजिन सिमिलर हुई या डिफरेंट हुई? सिमिलर। लेकिन दोनों का जो फंक्शन है प्रोटीन का, मैन में अलग है और एप में अलग है, तो फंक्शन डिफरेंट है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, चलिए अगला लास्ट एग्जांपल। क्या बेटा होमोलोगस ऑर्गन जो हैं केवल एनिमल्स में मिलते हैं, प्लांट्स में नहीं मिलते? यस, प्लांट्स में भी मिलते हैं होमोलोगस ऑर्गन इन प्लांट्स। तो एक बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पर याद रखना है, उस एग्जांपल का नाम है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। कौन कौन से हैं बताओ? थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। हाँ, तो बेटा थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। तो बेटा जो थॉर्न्स होते हैं कांटे, और कांटों का काम क्या होता है बेटा? प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्शन है ना। और टेंड्रिल का काम क्या होता है? क्लाइंबिंग, ये प्लांट को चढ़ने में हेल्प करता है। बोलो यस या नो? यस सर। तो दोनों के फंक्शन अलग हो गए, यानी कि थॉर्न्स का काम हो गया प्रोटेक्शन और टेंड्रिल का काम हो गया क्लाइंबिंग, चढ़ने में हेल्प करते हैं। बट थॉर्न्स एंड टेंड्रिल बोथ आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। बट लिख दिया ना, बड होता है BUD, बड। तो दोनों ही किसका मॉडिफिकेशन है? एक्सिलरी बड।
तो दोनों ही जब एक्सिलरी वर्ड का मॉडिफिकेशन है तो दोनों की ओरिजिन तो सिमिलर हो गई, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। यस सर। एक का काम है प्रोटेक्शन का, दूसरे का काम है क्लाइंबिंग, इसीलिए ये इट इज द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। नई बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो चलिए Yes, अब एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हर बताओ होमोलोगस ऑर्गन, जल्दी से। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? जिनकी सिमिलर ओरिजिन होती है, सिमिलर बॉडी प्लान होता है और सिमिलर ही एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है, बट फंक्शन डिफरेंट होता है। ऐसे ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन बनते क्यों हैं? ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। किसकी इवोल्यूशन की वजह से बनते हैं, जल्दी बताएं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। हाँ, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? सबसे पहला एग्जांपल है फोर लिम्ब ऑफ मैन, चीता, व्हेल एंड बैट। आप देखिए सारे मैमल्स है तो सबकी ओरिजिन सिमिलर है, बट सभी का फंक्शन डिफरेंट है। बताओ फोर लिम्ब का मैन में क्या काम है? होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। बताओ चीता में क्या Holding. काम है? रनिंग। व्हेल में क्या काम है? स्विमिंग। और बैट में क्या काम है? फ्लाइंग। ठीक है, Yes, सेकंड sir. एग्जांपल क्या है? वर्टिब्रेट हार्ट और वर्टिब्रेट ब्रेन। थर्ड एग्जांपल हो गया है ना। फोर्थ एग्जांपल प्रोटीन इन सिमिलर प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड एप। तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन एंसेस्ट्री को। और प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल क्या है? थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा। तो बेटा थॉर्न और टेंड्रिल बोथ आर द मॉडिफिकेशन ऑफ Auxiliary bud. एक्सिलरी बर्ड। तो इसका मतलब ओरिजिन सिमिलर हो गई बट फंक्शन डिफरेंट हो गया। थॉर्न्स का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन। और टेंडिल का काम क्या है? क्लाइंबिंग। बेटा अभी भी याद नहीं हुआ? हो गया सर। ऐसा लग रहा है याद नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं आता तुम में। तुम्हें मुझे लग रहा है वही आयुर्वेदिक गोलियां खिलानी पड़ेंगी तुमको, क्योंकि ईगो पे लगी हुई चीज बोलते हैं लोग। देखो सबको बुलवाऊं मैं? देखिए जो बच्चा अभी बोलेगा उसका नीट में इस बार 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरी मेरी बातें सच होती हैं। तो बताओ समझ में आया? Yes sir. यस सर। Yes. Yes sir. देखो Yes. 48 स्टूडेंट्स की आवाज आएगी, यस सर। क्योंकि बेटा डर में ही डर के साए में इंसान बोलता है। पीके मूवी देखी है आप लोगों ने? पूजा पाठ लोग क्यों करते हैं? डर की वजह Yes, से। sir. अगर डर ही ना हो Yes, ना, sir. आप देखो पूरे साल आप पूजा नहीं करोगे, लेकिन जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे ना उस दिन सुबह के टाइम उठ के भगवान के सामने जरूर दिया जलाओगे। सर ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं ऐसा तुम्हारे लिए नहीं बेटा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? राइट सर। हाँ सर बस वैसे भी गॉड में फेथ रख सकते हैं, जरूरी थोड़ी जब पूजा करेंगे तो ही हम नहीं बेटा, ये सब कहने वाली बातें। बेटा पूजा ही करके जाता है उस दिन तो भगवान का ही नाम लेता है, हे भगवान हे भगवान। हाँ ये तो होता है सर, एग्जाम्स हाँ। वगैरह हो तो वो हाँ। जरूर करते हैं। भगवान भी ना, भगवान सोचता है पूरे साल तो याद नहीं किया था, अब याद कर रहे हो। Yes, sir. हाँ, भगवान को ही तो बुरा लगता है। याद करो तो डेली याद करो, वरना मत याद करो। चलिए अगला है एनालॉगस ऑर्गन। देखो बेटा नाम में ही सब कुछ छिपा है, हमें कुछ रटना नहीं है। बेटा म्यूट कर दो, मैं एनालॉगस ऑर्गन समझा रहा हूँ। तो देखो एना, एना का मतलब होता है डिफरेंट और लोगस का मतलब होती है ओरिजिन, यानी कि वो ऑर्गन्स जिनकी ओरिजिन तो डिफरेंट है। तो बेटा जब डिफरेंट ओरिजिन होंगी तो सब लोग बताओ प्लान भी कैसा होगा? Different. डिफरेंट। और उनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी कैसी होगी? Different. डिफरेंट होगी। तो देखो जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये मैंने 4 ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म सेम हैबिटाट में रह रहे हैं। किस में रह रहे हैं? सेम हैबिटेट। Same habitat. हाँ, 4 तरीके के ऑर्गेनिज्म है जो सेम हैबिटाट में रह रहे हैं। तो सेम हैबिटाट है तो सभी की नीड सेम होगी, डिफरेंट होगी? सेम होगी। Same. सेम नीड्स होंगी। तो एडेप्टेशन भी कैसी होंगी? सेम। सेम होंगी। तो बताओ फंक्शन भी कैसा होगा? सेम। Same. तो यानी कि वो ऑर्गन्स जिनकी ओरिजिन तो डिफरेंट है और फंक्शन डिफरेंट, ओरिजिन तो डिफरेंट है और फंक्शन सेम है, ऐसे ऑर्गन्स को आप नाम दोगे एनालॉगस ऑर्गन। क्या नाम दोगे? एनालॉगस। Analogous और organs. आप देखो ये सारे ऑर्गेनिज्म एक सेम हैबिटाट में तो कन्वर्ज हो रहे हैं, एक ही जगह पे जाके मिल रहे हैं। इसीलिए ये एनालॉगस ऑर्गन किसकी वजह से बनते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। Convergent. किसकी वजह से बनते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। और क्या एनालॉगस ऑर्गन कॉमन एंसेस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं? No. नो सर। एनालॉगस ऑर्गन और स्ट्रक्चर डू नॉट सपोर्ट द कॉमन एंसेस्ट्री। क्यों? क्योंकि कॉमन एंसेस्ट्री होती तो सेम ओरिजिन होनी चाहिए थी, लेकिन ओरिजिन कैसी है? डिफरेंट। अरे क्लियर है? यस Yes sir. तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है
देखो लिखा है द स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच आर, बेटा ये कौन, बेटा अनम्यूट मत करो बार बार, डिस्टर्ब हो रहा है बहुत, कौन बच्चा है ये? द स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, फिर द स्ट्रक्चर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विच आर नॉट सिमिलर एनाटॉमिकली, यानी कि एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं है, तो एनाटॉमिकली सिमिलर नहीं है तो ओरिजिन सिमिलर है डिफरेंट है? डिफरेंट। दो दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट वो फंक्शन सिमिलर है उनका, कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। मॉर्फोलॉजिकली दे मे और मे नॉट बी सिमिलर which means that analogous structure may or may not look alike externally, यानी कि सिमिलर बाहर से देखने में, देखो जब ओरिजिन सिमिलर नहीं है तो हम यहाँ पर लगाएंगे मे और मे नॉट बी सिमिलर, यानी कि बाहर से देखने पे मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। अच्छा अब ये बताइए क्या ये कॉमन एंसेस्ट्री को फेवर कर रहे हैं? नो सर। हाँ, तो देखो लिखा है एनालॉगस स्ट्रक्चर डू नॉट एक्सिबिट कॉमन ओरिजिन सो डज नॉट इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, एनाटॉमिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर इवोल्व टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन का मतलब सेम हैबिटाट, that is towards same function due to adaptation to similar needs or habitat called convergent evolution. Hence analogous structure are result of convergent evolution. बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी एनाटॉमिकली जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है और वो सेम डायरेक्शन में चले गए, यानी कि सेम हैबिटाट चले गए, तो सब सेम हैबिटाट में चले गए तो उनकी नीड भी सेम हो गई, तो उनके अंदर एडेप्टेशन भी सेम डेवलप हो गई, तो उनका फंक्शन भी सेम हो गया। तो ऐसे ऑर्गन्स को आप नाम दोगे जो डेवलप होंगे सेम एडेप्टेशन की वजह से डेवलप होंगे, ऐसे ऑर्गन्स को आप नाम दोगे क्या? एनालॉगस ऑर्गन। और उस इवोल्यूशन को क्या नाम दोगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि वो डिफरेंट पॉइंट से एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, यानी कि कन्वर्ज हो रहे हैं। राइट? यस सर। हाँ, जैसे एग्जांपल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड। देखो बेटा बटरफ्लाई और बर्ड में देखो विंग्स तो कॉमन है और दोनों में ही किस में हेल्प कर रहे हैं? फ्लाइंग में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन बटरफ्लाई आता है इंसेक्टा क्लास में यानी कि आर्थ्रोपोडा में, और बर्ड आता है एव्स में। तो देखो दोनों अलग अलग हैं, तो ओरिजिन तो दोनों की डिफरेंट हो गई, यानी कि एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दोनों की डिफरेंट है, बट फंक्शन सेम है। दोनों में ही विंग्स किसका काम कर रहे हैं? फ्लाइंग का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गन को क्या बोलोगे? एनालॉगस ऑर्गन। अरे सही है, एनालॉगस। मैंने कहा आइज ऑफ ऑक्टोपस, सेकंड एग्जांपल है आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। तो ऑक्टोपस मोलस्का फाइलम में बिलोंग करता है, मैमल्स मैमेलिया क्लास में बिलोंग करता है, तो दोनों की ओरिजिन क्या हो गई? डिफरेंट, बट फंक्शन सेम है। दोनों में ही आंखें किसका काम करेंगी? विजन का और साइट का, देखने का काम करेंगी। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? एनालॉगस ऑर्गन्स। अब मैंने कहा फिलिपर्स, फिलिपर्स की स्पेलिंग कर लिखी है, एफ से स्टार्ट होती है, ये पीएच से कर दी। फिलिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। पेंगुइन जो होती है बेटा ये बर्ड है और डॉल्फिन मैमल्स है, तो दोनों की ओरिजिन डिफरेंट हो गई, बट दोनों के अंदर फिलिपर्स किस में हेल्प करेंगे? स्विमिंग में, तैरने में हेल्प करेंगे। तो ये क्या हो गया? एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल हो गया। अच्छा अगर प्लांट्स की हम बात करते हैं, इन प्लांट्स तो स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो जो मॉडिफिकेशन है अंडरग्राउंड रूट का, तो रूट का मॉडिफिकेशन है, यानी कि किससे बनेगा? रेडिकल से बनेगा। इसकी ओरिजिन किससे होगी? रेडिकल। प्लांट में हमने पढ़ा होगा रूट की ओरिजिन रेडिकल से होती है, स्टेम की ओरिजिन पिल्यूम्यूल से होती है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस और जो पोटैटो है ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है और इसकी ओरिजिन है पिल्यूम्यूल। तो देखो दोनों की ओरिजिन डिफरेंट हो गई, बट दोनों का फंक्शन सेम है, स्टोरेज ऑफ फूड, दोनों ही फूड का स्टोर कर रहे हैं। तो यानी कि ये भी इट इज द एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। और बेटा ऐसा जरूरी नहीं है, अगर कभी कभी एग्जाम्पल कोई डिफरेंट भी आ जाए तो आप इस तरीके से भी आइडिया लगा के क्वेश्चन को कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं देखता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। मैंने एक क्वेश्चन दिया, टेंड्रिल इन प्लांट्स शो विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो टेंड्रिल्स होते हैं वो कौन सा इवोल्यूशन शो करते हैं। पहला ऑप्शन है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन,
डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट। चलिए एक्सप्लेन करिए कैसे, क्यों? अच्छा आप एक बार बताइए, आपने बोगनविलिया का जिक्र करते हो, यहाँ पे बोगनविलिया कहाँ लिखा हुआ है? सर एग्जाम्पल में आपने लिखे हुए थे ना उसमें। देखो मेरी बात सुनो सर टेंड्रिल का हमेशा तो फंक्शन तो सेम ही रहेगा, क्लाइंबिंग का हमेशा देखो- सेम ही रहेगा क्लाइंबिंग का, और वो होगा ना एनालोगस ऑर्गन की तरह एक्ट करेगा। हाँ, देखो मैं बताता हूँ, बहुत आसान है। आप देखो जो दिखता है वही बिकता है, ऐसी कहावत है ना। कहने का मीनिंग ये है कि आपने सिर्फ होमोलोगस ऑर्गन में टेंड्रिल वर्ड सुना तो आपने दिमाग लगाया ही नहीं, आपने टिक लगा दिया, तुरंत आप डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में टिक लगाओगे 100%। लेकिन आंसर इसका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। आप कहोगे कैसे सर, आपने टेंड्रिल में लिखा है। बेटा वहां पे हमने कंपेयर करी थी टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा की थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया से, वहां पे हमने कंपेयर की थी। तो Yes. अगर ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंड्रिल इन प्लांट्स, तो टेंड्रिल सिमिलर स्ट्रक्चर है इन प्लांट्स। तो प्लांट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, एंजियोस्पर्म भी हो सकते हैं, जिम्नोस्पर्म भी हो सकते हैं, इसका मतलब ओरिजिन तो डिफरेंट हो गई। लेकिन ऑरिजिन डिफरेंट हो सकता है। टेंड्रिल सभी में क्या, अगर सभी प्लांट्स के अंदर टेंड्रिल्स का फंक्शन सेम हमेशा होगा climbing। क्लाइंबिंग, तो यानी कि डिफरेंट ओरिजिन हो गए सेम फंक्शन हो गए, तो क्या हो गया एनालोगस ऑर्गन। और एनालोगस ऑर्गन किसकी वजह से बनते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा। यस आ गया था आ सर, गया मुझे ना? समझ। आ गया हाँ। तो हमेशा जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन को सही से देखना है फिर आंसर करना है। ठीक है, ये आगे मैंने यहाँ लिख भी दिया कि टेंड्रिल कैन बी मॉडिफाइड फ्रॉम स्टेम लीफ बट परफॉर्म सेम फंक्शन इन ऑल प्लांट्स क्लाइंबिंग। चलिए अगला आता है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो बताओ एनालॉगस ऑर्गन क्लियर हो गए सबको? यस सर। Yes. चलिए अब स्टार्ट करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। देखिए बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन जो होते हैं, वेस्टी का मतलब वेस्ट, वेस्ट ऑर्गन जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन वेस्ट है, उनका कोई काम नहीं है, वो नॉन फंक्शनल है। कैसे हैं? नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल, लेकिन उनकी प्रेजेंस ये बताती है कि हमारे जो एंसेस्टर थे उनके अंदर ये ऑर्गन कंप्लीट थे और फंक्शनल थे। लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ इन ऑर्गन्स का यूज कम होता गया और ये कंप्लीट से इनकम्प्लीट होते चले गए, और अल्टीमेटली ये एक रेमनेंट्स की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर दिखने लगे, यानी कि अवशेष की फॉर्म में हमें दिखाई देने लगे। ठीक है, और वो कैसे हैं? नॉन फंक्शनल। नहीं बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, Yes. sir. तो देखो लिखा है दे आर द बिलीव टू बी रेमनेंट ऑफ एन ऑर्गन विच वर कंप्लीट एंड फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर। यानी कि ये जो ऑर्गन्स हैं, देखो ये ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं लेकिन एक रेमनेंट्स की तरह है, यानी कि अवशेष की तरीके से हैं, प्रेजेंट हैं लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये इनकम्प्लीट हैं और नॉन फंक्शनल है। लेकिन इनकी प्रेजेंस ये बताती है कि हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनमें ये ऑर्गन्स फंक्शनल थे, कंप्लीट थे और उनका यूटिलाइजेशन होता था। बट जैसे जैसे इवोल्यूशन में चेंजेस आए वैसे वैसे इनका यूज कम होता गया, जिसकी वजह से ये कंप्लीट से धीरे धीरे इनकम्प्लीट होते गए और अल्टीमेटली एक रेमनेंट्स की फॉर्म में बॉडी में प्रेजेंट होने लगे। बात समझ में आई या नहीं? और नॉन फंक्शनल हो गए। तो ऐसे ऑर्गन बॉडी में मिलते हैं लेकिन नॉन फंक्शनल होते हैं, ऐसे ऑर्गन को आप नाम दोगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स। नहीं बात समझ में आई? सर Yes. रेमनेंट का मतलब नॉन फंक्शनल होगा क्या? रेमनेंट्स का मतलब एक तरह से आप रेमनेंट्स का मतलब लोगे अवशेष, फॉसिल्स, टुकड़ा। ओके सर। ठीक है, तो नॉन फंक्शनली हो गया वो। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, जो वेस्टिजियल ऑर्गन है ये कॉमन एंसेस्ट्री को फेवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कॉमन। फेवर, कॉमन एंसेस्ट्री को फेवर कर रहे हैं। भाई इनकी प्रेजेंस तो ये बता रही है ना कि हमारे एंसेस्टर ऐसे थे। अरे बोलिए। यस सर। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दें, वेस्टिजियल ऑर्गन फेवर Yes, sir. कॉमन एंसेस्ट्री। लिख लें, वेस्टिजियल ऑर्गन फेवर कॉमन एंसेस्ट्री। वेस्टिजियल ऑर्गन फेवर कॉमन एंसेस्ट्री लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। ठीक है,
अब वेस्टिजियल ऑर्गन ह्यूमंस में कौन कौन से हैं ये आपको याद करने हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस, तो पहला नंबर फर्स्ट ऑर्गन का नाम है ऑरिकुलर मसल इन ईयर पिन्ना। देखिए ये हमारे कान के ईयर पिन्ना है, इसके अंदर ऑरिकुलर मसल्स होती हैं, और ऑरिकुलर मसल्स जो होती हैं जिनकी वजह से कान हिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो गाय भैंस बकरी हैं उनके अंदर ये मसल्स क्या होती हैं, फंक्शनल होती हैं, वो अपने कान को हिला सकते हैं। अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, लेकिन sir. लेकिन लेकिन हम अपने कान को हिला नहीं सकते। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो ये जो ऑरिकुलर मसल्स हो गई ईयर पिन्ना में, ये क्या हो गई, वेस्टिजियल ऑर्गन। सर उनमें भी क्या काम है पहले इनका? पहले एक मिनट पहले बताओ, वेस्टिजियल ऑर्गन समझ में आया? Yes, sir. Yes. ठीक है। लेकिन आप अब कहोगे, आपके दिमाग में आया कि सर कुछ कुछ लोग तो अपने कान को हिला लेते हैं, कहो, यही तो आया था दिमाग में Yes, आपके। sir. Yes, ठीक है, sir. तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, वो एटाविज्म करेक्टर है, वो एटाविज्म करेक्टर है, नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन। यानी कि जब कभी कोई वेस्टिजियल ऑर्गन फंक्शनल हो जाए, यानी कि कोई एंसेस्ट्रल करेक्टर हमारे अंदर अचानक से सडनली अपियर होके वो फंक्शनल हो जाए, तो दिस इज नॉट ए एटाविज्म करेक्टर, एटाविज्म। वो एटाविज्म करेक्टर है। क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. Yes. ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड एग्जांपल है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो ओवर द कॉर्निया आ जाता है। तो ये भी एग्जांपल वेस्टिजियल ऑर्गन का है। थर्ड मोलर टीथ जिसको विजडम टीथ कहते हैं, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल है। बॉडी हेयर्स इन मेल, मेल की बॉडी के ऊपर जो हेयर्स मिलते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। निप्पल ऑफ मेल, मेल के अंदर जो निप्पल मिलते हैं वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल है। सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमन, एब्डोमन में जो सेगमेंटल मसल्स मिलती हैं, इट इज द एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल है, एंड कॉर्डल वर्टिब्री भी वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल है। बताओ रट लोगे नहीं रट लोगे, ह्यूमन के अंदर कौन कौन से हैं? Yes, sir. Yes, sir. सर कॉर्डल वर्टेब्रे कौन सा है? बेटा देखो, कॉर्डल मतलब टेल, टेल के अंदर जो वर्टिब्री होती हैं। Tail वाला. ओके। तो पहले ये मानते थे ना कि हमारे एंसेस्टर में टेल प्रेजेंट थी, लेकिन Yes, जैसे sir. जैसे इवोल्यूशन हुआ टेल क्या होती चली गई, रिड्यूस होती चली गई। तो आज कॉर्डल वर्टिब्री की प्रेजेंस ये बताती है कि हमारे जो एंसेस्टर थे उनमें टेल थी और वो फंक्शनल थी और कंप्लीट थी, बट इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो धीरे धीरे रीजनरेट होती गई, लेकिन इनकी प्रेजेंस ये बताती है कि वो हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट थी, हमारे अंदर इसका कोई काम नहीं है। अरे बोलो। सर सेगमेंटल मसल भी बता दो एब्डोमेन में। सेगमेंटल मसल्स होती हैं एब्डोमेन में, होती हैं सेगमेंटल मसल्स। एक मिनट रुको, सेगमेंटल मसल्स बस इतना याद रख लो, एब्डोमेन में होती हैं। डायग्राम देखना है, ठीक है। डायग्राम देख लो। ये देखिए, दिख रही है सेगमेंटल मसल्स। यस सर। हाँ, ये सेगमेंटल मसल्स हैं, ये हमारे जो एंसेस्टर थे उनमें ये फंक्शनल थी, लेकिन हमारे अंदर प्रेजेंट है, लेकिन कैसी हैं, नॉन फंक्शनल, एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है, क्लियर? चलें आगे। Yes, sir. चलिए, अब जैसे ये तो ह्यूमन के एग्जाम्पल हो गए वेस्टिजियल ऑर्गन के, रट के फेंक देने हैं आप लोगों को ये। अगला है वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन मिलते हैं, जैसे रेप्टिलियन जो एपरेटस, रुडिमेंट ऑफ रेप्टिलियन जो एपरेटस। जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर जो एपरेटस होता है वो रुडिमेंट होता है। रुडिमेंट का मतलब नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है। लेकिन ये इनकी प्रेजेंस ये बताता है कि रेप्टाइल्स के जो एंसेस्टर थे उनके अंदर जो एपरेटस कैसा था, फंक्शनल था और कंप्लीट था। नई बात समझ में आई? Yes, sir. अगला है रूडिमेंट ऑफ हाइंड लिम्स ऑफ पाइथन एंड ग्रीनलैंड व्हेल। जो पाइथन और ग्रीनलैंड व्हेल्स होते हैं उनमें जो हाइंड लिम्स होते हैं वो हाइंड लिम्स आज कैसे हो चुके हैं, नॉन फंक्शनल हो चुके हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस नॉन फंक्शनल है, यानी कि यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस ये बताती है कि पाइथन और ग्रीनलैंड के जो क्या थे, एंसेस्टर थे, उनके Ancestors अंदर में ये क्या थे, functional. फंक्शनल थे और कंप्लीट थे। नई बात समझ में आई?
यस सर। कर लेंगे याद। चलिए अगला है वेस्टिजियल ऑर्गन इन प्लांट्स। वेस्टिजियल ऑर्गन बेटा प्लांट्स में भी मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? प्लांट्स। प्लांट्स। जैसे सबसे पहला एग्जांपल है स्टेमिनॉइड। स्टेमिनॉइड जो होता है, स्टेमन क्या होता है बताओ? मेल प्लांट के अंदर मेल ऑर्गन है या फीमेल ऑर्गन है? मेल। मेल। मेल और ऑर्गन, और पिस्टलॉइड क्या है? फीमेल ऑर्गन है। पिस्टिल क्या है? फीमेल पिस्टल ऑर्गन। है। ठीक है। फीमेल। तो स्टेमिनॉइड क्या होता है? वेस्टिजियल नॉन फंक्शनल स्टेमन। क्या है बेटा? वेस्टिजियल नॉन फंक्शनल स्टेमन। हाँ। अब देखो स्टेमन मिल रहा है लेकिन है कैसा? नॉन फंक्शनल। तो भाई उसकी प्रेजेंस क्या बता रही है? उसकी प्रेजेंस ये बता रही है कि इसके जो एंसेस्टर थे उनके अंदर ये क्या था? फंक्शनल था, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन से ये क्या हो गया? नॉन फंक्शनल हो गया। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है। तो स्टेमिनॉइड जो है वेस्टिजियल नॉन फंक्शनल स्टेमन है, और ये कौन कौन सी फैमिली में मिलता है? ये मिलता है कुकुरबिटेसी फैमिली में, सिसलपिनॉइडी फैमिली में, लेमिएसी फैमिली में और स्क्रोफुलरेसी फैमिली में। कौन कौन सी फैमिली में मिलता है? पहली फैमिली का नाम बताओ। कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी। सेकंड पढ़ो सेकंड। सिसेलिपिनियोइड। सिसलपिनॉइडी क्या बोलते हैं? सिसलपिनोइडी। थर्ड लैमिनेसी। लेमिएसी। और फोर्थ का नाम क्या है? स्क्रोफुलरेसी। बोलो। स्क्रोफुलरेसी। हाँ क्रोफुलरेसी। ठीक है। सर हाँ बेटा। सर ये स्टेमिनॉइड की जगह स्टेमिनोड और पिस्टिलोड नहीं होना चाहिए। बेटा स्टेमिनोड होता सुनो, है सेम प्लांट्स चीज सेम चीज है, सेम चीज है। स्टेमिनोड भी बोल सकते हो आप, सेम। ओके सर। हाँ ऐसे ही पिस्टिलॉइड को भी पिस्टिलोड बोल सकते हैं, सेम। कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो और करके, कोई दिक्कत नहीं, सेम। तो पिस्टिलॉइड जो होते हैं बेटा ये वेस्टिजियल नॉन फंक्शनल पिस्टिल होते हैं। क्या होते हैं बेटा ये? वेस्टिजियल नॉन फंक्शनल पिस्टिल। हाँ। और फाउंड इन मेल फ्लावर ऑफ कुकुरबिटेसी। कहाँ मिलते हैं? कौन सी फैमिली में मिलते हैं? कुकुरबिटेसी। हाँ कुकुरबिटेसी के मेल फ्लावर में मिलते हैं। ठीक है। अच्छा तो बेटा कुकुरबिटेसी के मेल फ्लावर में मिल रहे हैं, तो स्टेमन तो ये जो ये पिस्टोलॉइड मिल रहे हैं, तो पिस्टोलॉइड तो फीमेल ऑर्गन है। आप सोचिए, हाँ, yes. पिस्टोलॉइड तो फीमेल ऑर्गन है लेकिन मिल किस में रहे हैं? मेल फ्लावर के अंदर मिल रहे हैं। इसकी प्रेजेंस क्यों मिले? ये सोच के बताइए। ये इसलिए मिले कि शायद इनके जो एंसेस्टर थे उसमें जो मेल फ्लावर था उसके अंदर पिस्टिल प्रेजेंट था और वो फंक्शनल था। शायद बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे उस वक्त, लेकिन बाद में यूनिसेक्सुअल। यस सर। नहीं बात सर समझ? बाइसेक्सुअल। ठीक है। कुछ आप समझ पा रहे हो ना किस तरीके से अनुमान लगाए जाते हैं? चलिए अगला है थर्ड एग्जांपल। इन द रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। आपने सनफ्लावर में दो फ्लावर आपने देखे होंगे, एक होता है रे फ्लोरेट और एक होता है डिस्क फ्लोरेट। सुना है? यस यस सर। सुना है नहीं सुना है? या ऐसी यस सर बोल रहे हो झूठ? सुना है सर। पढ़ा है हाँ, सर, बॉटनी हाँ। में है ना, हमारा एग्जांपल है। हाँ, पढ़ा है। हाँ, आपने पढ़ा होगा। तो इन द रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर स्टेमन आर एब्सेंट। स्टेमन उनके अंदर एब्सेंट होते हैं, व्हाइल पिस्टिल इज रूडिमेंटरी विद स्मॉल फंक्शन लेस स्टिग्मा एंड ओव्यूल लेस ओवरी। ये भी एग्जांपल जो है वेस्टिजियल ऑर्गन का है। और आपने देखा होगा बेटा जो कस्क्यूटा होते हैं, ओरोबैंकी प्लांट का नाम सुना होगा, एस्पैरागस प्लांट का नाम सुना होगा, रस्कस प्लांट का नाम सुना होगा। बॉटनी में ये सब नाम सुने नहीं सुने आप लोगों ने? सुना है सर। हाँ। इनकी लीव्स यस जो है सर बेटा सुना है। रिड्यूस हो गई और स्केल्स की तरह हो गई हैं। रिड्यूस हो गई और कैसी लीव्स मिलती हैं इनके अंदर? स्केली लीव्स मिलती हैं। कैसी लीव्स मिलती हैं? स्केली। स्केली लीव्स। लेकिन ये मानते हैं कि ये पहले कभी नॉर्मल लीव्स थी, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन में चेंज आया, एनवायरनमेंट ड्राई होता चला गया, तो ये जो क्या कहते हैं लीव्स का साइज छोटा होता गया, और आज की तारीख में जो लीव्स मिलती हैं वो कैसी मिलती हैं? स्केल लाइक। कैसी मिलती हैं? स्केल लाइक। स्केल लाइक। तो ऑल आर द, ये जितने भी एग्जांपल हैं ये वेस्टिजियल ऑर्गन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल है। तो बताइए सारे एग्जांपल याद कर लेंगे, रट देंगे सारा? यस सर। चलिए अगला आते हैं आप कनेक्टिंग लिंक्स। क्या आते हैं बेटा अगला? कनेक्टिंग लिंक्स। कनेक्टिंग लिंक। अच्छा कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं? हिंदी में बताओ, कौन बच्चा बता रहा है? कनेक्टिंग लिंक के अंदर क्या दो होगा? चीजों को जोड़ने वाला।
हाँ, दो डिफरेंट ग्रुप्स के अगर करेक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तो कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे। अगर वो ऑर्गेनिज्म लिविंग, अगर वो लिविंग होगा तो कनेक्टिंग लिंक होगा, और अगर वो खत्म हो चुका होगा, एक्सटिंक्ट हो चुका तो मिसिंग लिंक होगा। मिसिंग लिंक। अरे बताओ, समझ में आया नहीं आया? तो देखो लिखा है द ऑर्गेनिज्म विच पोजेस द कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक। दे मे बी लिविंग यानी कि एक्सटेंट हो रहा है, और इन फॉसिल फॉर्म एक्सटिंक्ट। वो जिंदा भी हो सकता है, मरा हुआ भी हो सकता है, ठीक है। तो जिंदा अगर रहता है तो हम बोलते हैं एक्सटेंट कर रहा है वो, और अगर मर गया है तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर वो खत्म हो चुका है तो हम उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे मिसिंग लिंक को, लेकिन अगर मिसिंग लिंक वहां नहीं लिखा हुआ है तो फिर कनेक्टिंग लिंक ही कहते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? यस सर। चलिए, इसके एग्जाम्पल आपको मैंने सारी कनेक्टिंग लिंक यहाँ लिखवाई हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बैठ के याद करना है, रट्टा मारना है और कुछ नहीं। युगलीना, युगलीना बेटा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल दोनों के कैरेक्टर मिलते हैं। प्रोटीरोस्पोंजिया, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा। किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है ये? प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा। चलिए, पेरिपेटस, पेरिपेटस किस किस के बीच में है, जल्दी से बताएं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। एनालिडा आर्थ्रोपोडा। हाँ, नियोप्लाइना किसके बीच में है कनेक्टिंग लिंक? एनालिडा मोलस्का। एनालिडा एंड मोलस्का। यस, बेलेनोग्लोसस किसके बीच में? कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। हाँ, क्योंकि ये हेमिकोडेटा में आता है। लंगफिश, फिश एंड एम्फीबियंस। लैटिमेरिया जिसको सीलोकैंथ कहते हैं। फिश एंड एम्फीबियंस। हाँ, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड एम्फीबियन, क्योंकि इसके अंदर फिश और एम्फीबियन दोनों के कैरेक्टर होते हैं। काइमीरा, मैंने बताया था काइमीरा किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है? कार्टिलेजिनस एंड बोनीफिश। कार्टिलेजिनस एंड बोनीफिश। कार्टिलेजिनस और बोनफिश। एगलिंग मैमल्स जिनको डकबिल प्लेटिपस बोलते हैं। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। बेटा याद कर लेंगे आप लोग, बोलो। यस सर। यस सर। आप देख रहे हो इसमें याद करने का पोर्शन ज्यादा है। आप छोटे छोटे एक वो बना लो, लिस्ट बना लो, सामने चिपका लो, बैठ जाओ और उसको देखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। तो आपको हफ्ता भर लगेगा लेकिन सारे याद हो जाएंगे। और बेटा याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पूरे इवोल्यूशन के एक ही पेज पे एग्जाम्पल लिख लो और वो पूरा पेज सामने चिपका लो और आराम से बैठ के जो है उन एग्जाम्पल को एक एक करके पढ़ो। अगर सारे एग्जाम्पल आप पूरे इवोल्यूशन के एक ही पेज पे लिख लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और सारे एग्जाम्पल को आप एक ही बार में रीड कर पाओगे। बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? एनिमल किंगडम का भी यही किया था। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर आप ऐसा करोगे कि एक पेज पे आप एक का लिख रहे हो एग्जाम्पल, दूसरे पे, तो उसमें क्या होता है ना, आदमी बोर सा हो जाता है, वो आदमी ना फिर सब कुछ मिक्स हो जाता है। मैं तो क्या करता था, बड़े बड़े चार्ट बना लेता था, उस पे ही मैं सब चीजें लिखता था ताकि मुझे कंफ्यूजन नहीं होता था। एनिमल किंगडम में भी मैंने ऐसे किया, बायोमोलिक्यूल्स में भी मैं ऐसे किया, क्योंकि जहाँ पे देखो हर चैप्टर की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर है तो आपको सबसे पहले वहां एग्जाम्पल याद करना चाहिए। अब जैसे फिजिक्स है, अगर फिजिक्स में आपको फार्मूले ही नहीं आते, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर है, फार्मूला आपको याद ना है तो क्या क्वेश्चन कर लोगे आप? तो इसका मतलब फिजिक्स में जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स के सारे एग्जांपल एक ही पेज पे लिख लो, सारे के सारे जो फार्मूले हैं एक ही पेज पे लिख लो, सारे कॉन्सेप्ट, और उसको बैठ कर देखते रहो, तो सारी मैकेनिक्स एक बारी में रिवाइज हो जाएगी। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप लोग? हम तो भाई इस तरीके से करते थे बेटा, हमें बड़ा फायदा मिला था एग्जाम में, और जो हमने किया है वो आपके साथ हम शेयर करते हैं। आप चाहो तो उस चीज को ट्राई कर सकते हो, आपको भी शायद बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अपने घर में चार्ट्स मंगा लो, ठीक है, और चार्ट्स बना बना के सामने चिपका लो, अपने रूम को चारों तरफ चार्ट से लगा लो, एकदम पढ़ते रहो, बाद में उतार देना चार्ट्स को, ठीक है ना? यस सर। हाँ, कभी कभी हैंड फ्री भी पढ़ना चाहिए। हैंड फ्री का मतलब ये होता है कि हाथ ना उठाना पड़े, ऐसे बांध के बस पढ़ते रहो, सामने रिवाइज करते रहो। मैंने क्या किया था, चार्ट को ऊंचाई पे लगा दिया तो खड़े होकर चार्ट को पढ़ता था रिवाइज करते हुए, और फिर मैं मनी मन में बोलता था। कभी भी कोई चीज याद करो तो मनी मन में बोलो उस चीज को, फिर भूल जाओ, फिर उसे देखो, फिर मनी मन में बोल लो। ऐसे आप करोगे प्रैक्टिस, तभी चीजें आपकी बहुत जबरदस्त हो पाएंगी। और याद रखो, जिस दिन आपका ऐसी तैयारी हो जाएगी कि क्वेश्चन मुंह से निकले ना और आपका आंसर पहले आ जाए, समझना तैयारी अच्छी है, सिलेक्शन होगा, ठीक है। और अगर आपने ये मांग लिया कि सर 4 ऑप्शन दो, इसका मतलब तैयारी खराब है, कंफ्यूज हो, ये पहचान होती है, ठीक है। यस सर। चलिए अब बात करते हैं एटाविज्म कैरेक्टर की। एटाविज्म कैरेक्टर क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि
वो कैरेक्टर्स जो हमारे एंसेस्टर में कैसे थे, प्रेजेंट थे, एंसेस्टर में क्या थे, प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन में चेंज हुआ वो कैरेक्टर्स क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, डिसअपियर हो गए, ठीक है। लेकिन अचानक से अगर वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर हमारी बॉडी में अचानक से रीअपियर हो जाए तो ऐसे कैरेक्टर को आप क्या बोलोगे, एटाविज्म कैरेक्टर, क्या बोलोगे, एटाविज्म कैरेक्टर। हाँ देखो लिखा है, इट इज reappearance of certain ancestral characters which had either disappeared or were, हाँ either disappeared, बस इतना याद रख लो, either disappear, यानी कि जो disappear हो चुके हैं लेकिन अगर वो सडनली हमारी बॉडी के अंदर reappear हो जाए बच्चे में तो ऐसे कैरेक्टर्स को आप क्या नाम दोगे, एटाविज्म कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल है, मैंने कहा पावर ऑफ मूविंग पिन्ना इन सम पर्सन, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कुछ लोग अपने कानों को हिला लेते हैं क्योंकि उनके अंदर जो ऑरिकुलर मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, फंक्शनल हो जाती हैं, बात समझ में आई, तो वो क्या है, एटाविज्म कैरेक्टर, क्या है बेटा, एटाविज्म कैरेक्टर। हाँ। करेक्ट। ग्रेटली डेवलप कैनाइन टीथ, मैंने आपको बताया था, देखो ये जो साइड के दांत होते हैं ये जो नुकीले से होते हैं, दिस इज कॉल्ड कैनाइन टीथ, क्या होते हैं ये कैनाइन टीथ जो थे हमारे एंसेस्टर के अंदर फंक्शनल थे, बहुत बड़े बड़े थे क्योंकि वो फ्लैश ईटर थे, वो मांस मछली खाते थे, मांस खाते थे खूब ज्यादा, कार्निवोरस थे नेचर में, ठीक है, इसीलिए जो शेर चीते होते हैं उनके भी दांत लंबे लंबे होते हैं कैनाइन, ठीक है। लेकिन लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन में चेंज हुआ वैसे वैसे नेचर कैसी होती चली गई, ओमनिवोरस हैबिट होती गई, हार्बीवोरस भी हो गया और कार्निवोरस भी हो गया, दोनों तरीके की चीजों को खाने लगा, तो कैनाइन जो हो गए रिड्यूस्ड हो गए, कैनाइन क्या हो गए, रिड्यूस्ड हो गए। लेकिन अचानक से किसी बच्चे का जन्म हो और उसके कैनाइन के दांत बहुत लंबे लंबे हों तो इट इज द एग्जांपल ऑफ एटाविज्म कैरेक्टर, किसका एग्जांपल है, एटाविज्म कैरेक्टर। हाँ। एक्सेप्शनली लॉन्ग डेंस हेयर ऑन द बॉडी, किसी बच्चे का जन्म हो और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हेयर्स हो, बहुत लंबे लंबे हेयर्स हो, जिनको बोलते हैं लॉयंस बेबी, क्या बोलते हैं उसे, लायंस बेबी। लायंस बेबी। तो अगर बहुत ज्यादा एक्सेप्टली मतलब बहुत ज्यादा हेयर्स हो बॉडी के अंदर तो वो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एटाविज्म कैरेक्टर है, क्यों, क्योंकि ये इस बात को बताते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे उनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा डेंस हेयर्स थे, क्योंकि उस समय कपड़े वपड़े पहनते रहते थे तो गर्मी सर्दी से बचने के लिए बॉडी के ऊपर हेयर्स डेवलप हो गए थे, बात समझ में आई नहीं आई। अगला है शॉर्ट टेल इन सम बेबीज, कुछ बच्चों का जन्म होता है और उनके अंदर छोटी सी टेल होती है, वो टेल जो है वो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, यानी कि एटाविज्म कैरेक्टर है, यानी कि ये इस बात का प्रूफ है कि हमारे एंसेस्टर के अंदर टेल फंक्शनल थी, लेकिन धीरे धीरे उसका काम कम होता चला गया तो वो डिसअपियर हो गई, लेकिन अचानक से अगर किसी बच्चे के अंदर वो रीअपियर हो जाए तो वो क्या है, एटाविज्म कैरेक्टर। नई बात समझ में आई? यस सर ये सब मैमल्स के लिए है ना, हाँ सब कैरेक्टर। मैमल्स, हाँ सब मैमल में ह्यूमन के लिए चल रहा है। प्रेजेंस ऑफ एडिशनल मेमोरी ग्लैंड इन सम इंडिविजुअल्स, जो बच्चा जन्म लेता है आप लोग जानते हैं गायनेकोमेस्ट्रिया है, गायनेकोमेस्ट्रिया नहीं गायनेकोमेस्टिया तो अलग है बेटा, वो तो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, अगर मेल में फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो जाए दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया इट इज अ कंडीशन, ठीक है। ये है प्रेजेंस ऑफ एडिशनल मेमोरी ग्लैंड इन सम इंडिविजुअल, कोई बच्चा अगर जन्म ले और आप जानते हो मेमोरी ग्लैंड्स का नंबर कितना होता है, 1 या 2, 1 पेयर 1 पेयर, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो जाए मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि 3 या 4 अपीयर हो जाए तो वो क्या है, एटाविज्म कैरेक्टर्स, क्या है वो, एटाविज्म। एटाविज्म। तो ये सारे एटाविज्म Sir? कैरेक्टर। हाँ सर पिन्ना का वर्क क्या करेगा, मूव करेगा तो क्या वर्क होगा उससे? क्या मतलब, पिन्ना, हाँ जैसे सर उसका टेल का वर्क तो क्लाइंबिंग में है, लेकिन पिन्ना क्या वर्क करता था पहले? बेटा पहले क्या था, पहले हमारे अंदर बाइपीडल लोकोमोशन था ही नहीं, चारों पैर जमीन से टच थे, जैसे घोड़ों में होते हैं, गाय भैंस बकरियों में होते हैं, ऐसे थे हम। तो अब आप तो हम अपने हाथ से किसी चीज को उड़ा सकते हैं, उस समय जो हमारे हाथ कान पे कोई कीड़ा बैठ जाए कुछ बैठ जाए तो हटाने के लिए कानों को हिलाना जरूरी था। अब जैसे ओके ठीक है। गाय भैंस को देख लो तो अपने कानों को हिला के तो कीड़ों को उड़ाते हैं, ओके सर। ठीक है। बाद में क्या हो गया, बाइपीडल लोकोमोशन हो गया, हमारे जो 4 हैंड थे वो फ्री हो गए, और जब फ्री हो गए तो फिर वो पर्पस कम हो गया तो धीरे धीरे वो चीज रिड्यूस हो गई। नहीं बात ओके समझ में? सर आगे। अच्छा, एटाविज्म कैरेक्टर्स क्या प्लांट्स में भी मिलते हैं बच्चों,
यस मिलते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है यहाँ पर, बस एक ही एग्जांपल, सिट्रस लीफ। कौन सा एग्जांपल याद रखना है? सिट्रस लीफ। हाँ Citrus सिट्रस, leaf. हाँ पहले जो थे सिट्रस लीफ में ट्राइफोलिएट लीफ थी। कैसी लीफ थी? ट्राइफोलिएट, यानी कि 3 लीफलेट थे। कितने लीफलेट थे? 3। 3। Three लेकिन leaf. जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो बेटा 2 जो साइड वाले थे लीव्स वो क्या हो गए? डिजनरेट हो गए। ठीक है, और आज की तारीख में जो लीव्स मिलती है वो कैसी मिलती है? मोनोफोलिएट लीव्स। कैसी लीव्स मिलती है? Monofoliate. मोनोफोलिएट लीव्स। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को? यस ठीक है, तो वही लिखा है, इट वाज वन ट्राइफोलिएट कंपाउंड बट ड्यूरिंग इवोल्यूशन 2 लीफलेट आर डिजनरेट। 2 लीफलेट डिजनरेट हो गई तो आज की तारीख में लीव्स कैसी हो गई है? मोनोफोलिएट लीफ। अरे क्लियर है? मोनोफोलिएट हो गई सर, लेकिन अब अगर ट्राइफोलिएट आएगा तब मानेंगे ना उसको, तो एटोमिज्म हाँ कैरेक्टर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब ट्राइफोलिएट आ जाएगा तब कहेंगे हम एटाविज्म करेक्टर। Yes. क्लियर? तो इस तरीके से ये थे कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। बताइए आप लोगों को समझ में आए? यस Yes, sir. होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन बताए, फिर वेस्टिजियल ऑर्गन बताए, एटाविज्म करेक्टर बताया, कनेक्टिंग लिंक बताई। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आप लोगों को? Yes, sir. यस अच्छा, अब आप एक बार बताओ, इनमें अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज में हो सकता है? एग्जाम्पल पर। तो सारा खेल तो एग्जाम्पल का है ना। तो अगले टर्न पे आप कोशिश कीजिएगा, बल्कि कोशिश नहीं, ये बात आप बिल्कुल अपने मन में दृढ़ निश्चय ले आओ कि जो काम दिया जाए वो करो। जिसने वो काम कर दिया, सिलेक्शन 100% है। सिलेक्शन कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अगले टर्न पे एक छोटा सा लिस्ट बनाकर लाओ सारे एग्जाम्पल्स की और याद करके लाओ। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको अच्छा लगेगा। लाओगे अगले टर्न पे? यस Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो बेटा अगले टर्न के लिए मैं आप लोगों को काम दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप ओरिजिन ऑफ लाइफ से स्टार्ट करना, ओरिजिन ऑफ लाइफ से पढ़ना स्टार्ट करो, और उसको कहाँ तक, जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है आज की डेट तक, टिल डेट तक, है ना, वो सारा तैयार कर लो अगले टर्न पे। ठीक है, उससे फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए टेस्ट में क्या आ रहा है आपके? Sir, animal kingdom or cockroach? Cockroach. एनिमल किंगडम और कॉकरोच। यस ठीक है, हाँ, तो एनिमल किंगडम और कॉकरोच पढ़ लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Sir, doubts ले लो Yes, उसके। sir. अच्छा, एनिमल किंगडम और कॉकरोच के डाउट्स आ रहे हैं? हेलो? सर मेन उसमें Yes. याद करने का ही है ना, तो कभी मतलब याद रह रही फिर भूल रहे हैं, फिर याद कर रहे हैं फिर देखो भूल बेटा, रहे हैं, वही हो रहा है बस। ये चीज Sir, तो एक दो questions भी हैं। चलती रहेगी सर ये तो। बेटा देखो, ये तो सभी स्टूडेंट्स के साथ रहता है ना भूलने का, और ऐसा नहीं सभी के साथ, टीचर्स के साथ भी रहता है। लेकिन इसको क्या है ना कि आप एक बारी में आप सोचो कि एक रीडिंग में आप याद कर लो, पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, जैसे मल्टीपल रीडिंग्स कर रहे हैं ना एनसीईआरटी की, तो टिप्स पे तो आ जा रहे हैं कुछ कुछ एग्जांपल्स, बाकी हाँ। एक कभी कभार ऑप्शंस देख के कंफ्यूज, वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है माइंड कि क्या था। नहीं नहीं, देखो ऐसा है, अभी आपके लोगों के पास 4.5 महीने, मेरी बात को समझो, आज 15 तारीख है, 4.5 महीने आपके पास पूरे बैठे पड़े हुए हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, उसको धीरे धीरे याद करो। अगर नहीं याद हो रहे हैं तो एक काम करेंगे, एक ऐसी क्लास रखते हैं जिसमें हम एनिमल किंगडम का रिवीजन करते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल या एग्जाम्पल सुनते हैं, लेकिन वो तभी हम क्लास रख पाएंगे आप याद कर आओ और मैं यहाँ सुनने बैठ जाऊँ। फिर जहाँ भूलो मैं आपसे डिस्कस करूँ कि ये होगा, इस तरीके से वो चीजें याद हो जाएंगी। सर हाँ सर इसके लिए क्या करें? जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि चीजें जैसे बायो में ज्यादा होती है, जो रटने वाली चीज है ना, कि याद हो जाती हैं, मतलब ठीक है याद हो गया, उसके बाद मतलब वही ना ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 ऑप्शंस में क्या था क्या नहीं था, मतलब माइंड ऐसा हो जाता है ऑप्शंस देख के। हाँ, तो वो क्या करना चाहिए? हाँ, सेम चीज देखो, कभी कभी जो सेम नाम होते हैं ना उनमें जो डिफरेंस है, जहाँ पे तुम्हें जैसे कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे मैंने कहा रैबिडिटिफॉर्म लार्वा, एक तो होता है रैबिडिटिफॉर्म, एक होता है रैबिडाइटिस। तो रैबिडिटिफॉर्म लार्वा और रैबिडाइटिस दोनों में डिफरेंस, तो जहाँ पे लग रहा है सेम सा है तो उसको वहीं पे लिख लो कि इसमें क्या डिफरेंस है, सेम जो है। तो वो आपसे कभी जब आप के सामने वो सेम चीज आएगी तो कंफ्यूज नहीं होंगे। Yes, sir. ये सर जैसे confusion ही हो जैसे जाती मैंने है। जैसे मैंने कहा एस्टेरिस, एस्टेरिस स्टारफिश को बोलते हैं, और एक होता है एस्ट्रिया। एस्ट्रिया मिलता है किसमें? यूरोकोडेटा में। तो एस्टेरिस और एस्ट्रिया बोथ आर द सेम। मैंने कहा सी फैन सी पेन, समझ रहे हो? Yes, सी sir. फैन सी पेन, तो ये सी लिली, और ठीक है। गॉर्बेट। हाँ, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो जो कंफ्यूजन वाली चीज है उनका एक अलग चार्ट बना के उनको लिखो और उनको याद करो। और ये मत सोचो कि एक बार याद कर लिया तो हमेशा याद रहने चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता बेटा, आपको बार बार चीजों को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? हम एक Yes, काम करेंगे,
हम एक काम करेंगे, इसके लिए मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ, हम छोटे छोटे सेमिनार्स रखेंगे। अभी हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, थोड़ा सा सिविल अब ये कंप्लीट होने वाला है आपका इवोल्यूशन, इसके बाद आपका बस वो स्टार्ट हो जाएगा ह्यूमन डिसीज वाला। तो हम एक छोटे छोटे सेमिनार्स रखेंगे, उसमें 20 मिनट का 25 मिनट का सेमिनार, उसमें एक एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। यस सर, जब सिलेबस खत्म हो जाए ना हाँ तो उस हाँ, तरीके से तो उसमें डिस्कशन में बेनिफिट क्या रहेगा आपको? उस बेनिफिट में ये रहेगा कि आपको ये रहेगा कि सर हमसे डिस्कशन करेंगे और हमें ये टॉपिक पढ़ कर आना है, तो आप उस डर की वजह से वो चीज पढ़ लोगे, क्वेश्चन कर लोगे। तो डिस्कशन में हम मेनली फोकस ना चैप्टर को रिवाइज करने का नहीं करेंगे, हम जस्ट डिस्कशन रखेंगे। डिस्कशन sir. मतलब क्वेश्चन कहाँ फंसा आपका, किस टॉपिक पे फंसा, उस पे डिस्कशन कर लिया, या क्या आपका कंफ्यूजन माइंड में आ रहा है उसका डिस्कशन कर लिया, तो उससे चीजें वो बढ़िया होती चली जाएंगी आपकी। यस सर, ये सही है। ठीक है ना, तो वो सब हम करेंगे। ऐसा नहीं है मेरे माइंड के अंदर सब है, सब मैंने प्लानिंग बना रखी है, पेपर पे बनी हुई प्लानिंग है, ये रखा पेपर। लेकिन ये है कि प्लानिंग तभी एग्जीक्यूट होती है जब चीजें थोड़ी सीमेंट स्टार्ट होती हैं। ठीक है ना, तो सब कुछ होगा, Sir? लेकिन सब हाँ बेटा।